बॉडी भी अदर बॉडी पर फोर्स लगा सकती है, लेकिन पहले वाले केस में ये भी नहीं लगा पा रही थी, ये भी नहीं लगा पाई थी, क्योंकि चार्जेस नेट चार्ज जीरो था, अनइक्वल नहीं थे नंबर। अब अनइक्वल हो गए, कैसे हो गए? तो दोनों को रब किया इसलिए हो गए। और ये चार्ज किस पर आया? मैटर पे आया ना, एक मैटर से दूसरे मैटर पे आया ना। हाँ, तो मैटर से मैटर पे आया, इसका मतलब इसको क्या चाहिए? मैटर चाहिए। ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? मैटर चाहिए। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? चलिए आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। मैंने कल एक पोल कराया हुआ था क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के लिए, फिजिक्स के लिए, तो मैंने बहुत सारे टॉपिक वहां पर मेंशन किए हुए थे। तो वहां पर मैंने सेमीकंडक्टर बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताया, अल्टरनेटिंग करंट बताया, ठीक है, ईएमएफ वाला क्वेश्चन टॉपिक लिया था। तो सबसे ज्यादा वोटिंग मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक में बनी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का वन शॉट दिया जाए। तो आज की इस क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा वन शॉट कवर करने वाले हैं। अगर आप इस क्लास में आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, तो पूरी क्लास देखिएगा, पेशेंस के साथ देखिएगा, हर एक चीज समझ में भी आएगी। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक से जो डर लगता है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आप इतना कुछ सीख के जाओगे कि एग्जाम में कुछ भी आएगा ना, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफी लंबी क्लास रहने वाली है। पेशेंस रखना, हर एक चीज समझ में आएगी, मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम बाद में समझेंगे, कुछ बेसिक चीज समझते हैं पहले। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी आपकी दो तरह की होती है। एक होती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरी होती है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, चलिए अब इलेक्ट्रोस्टैटिक किसको कहा जाता है? तो इसका मतलब ये होता है कि नो चार्ज मूविंग, नो चार्ज मूविंग। अगर आपका चार्ज मूव नहीं कर रहा है, चार्ज है, बॉडी के पास चार्ज है। अब चार्ज क्या बला होती है वो अभी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। बॉडी चार्ज है बट उसमें चार्ज मूव नहीं कर रहा है, तो वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी आपकी? यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाएगी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज। तो अगर चार्ज मूव करने लगे किसी तरह से, कुछ हम ऐसा कर दें जिससे चार्ज क्या करने लगे? मूव करने लगे, तो वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी आपकी? करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे वाटर फ्लो होता है तो वैसे अपने चार्ज भी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, तो वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी? करंट इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। ये स्विच है, अभी हमने स्विच को ऑफ करके रखा है, तो हमने चार्जेस को पकड़ कर रखा है, एक ही जगह पर कलेक्ट करके रखा हुआ है, तो वो चार्ज मूव तो नहीं कर रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर चार्ज तो है, यानी कि वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, क्योंकि चार्ज मूव नहीं कर रहा है। अच्छा, अगर हम स्विच को ऑन कर देंगे तो हमारे चार्जर से करंट निकलकर मोबाइल में चले जाएगी, तो मोबाइल क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, फैन चलना स्टार्ट हो जाएगा, बल्ब चमकना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी वायर के थ्रू जा रही है। तो ये वाली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम अलग पढ़ेंगे, इसको हम अलग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आता है, यहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, वो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखिए, समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहला शब्द क्या याद रखना है? ये किसकी प्रॉपर्टी है? मैटर की प्रॉपर्टी है। ओके, तो जाने कि अपने पास मैटर होना चाहिए तो इलेक्ट्रिक चार्ज है। अगर मैटर नहीं है तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी नहीं है। जैसे फोटोन आते हैं, उन पर चार्ज नहीं होता। क्या नहीं होता? चार्ज, क्योंकि वो मैटर नहीं है ना। समझ में बात? तो फोटोन पर चार्ज नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैटर है, जिन पर मैटर की प्रॉपर्टी, उनके पास क्या होगा? चार्ज होगा। जैसे हमारे पास ये पेन है, तो ये मैटर है, तो इसके पास चार्ज हो सकता है। अब कहोगे सर चार्ज है तो हमको कैसे पता चलेगा इसके पास चार्ज है? तो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, बड़ा बेसिक सा एग्जांपल है। ये हमारे पास पेन है, ठीक है, प्लास्टिक की है। इसको छोटे छोटे पेपर के टुकड़े पे मैं ले गया और मैंने दूर से ले जाकर देखा, कुछ नहीं दिखता। इसको टच कराता हूं, कुछ नहीं दिखता। दूर से करता हूं, कुछ नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही इसको मैं रब करता हूं, ऐसे रब करता हूं, ऐसे रबिंग करने के बाद जब मैं इसको लेकर जाता हूं, तो जो छोटे छोटे पेपर के जो टुकड़े होते हैं ना, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, उछलना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन पहले तो नहीं हो रहे थे, लेकिन रबिंग का जब एक्शन किया तो होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या है? इसके पास पहले वो वाली ताकत नहीं थी, लेकिन अब वो ताकत आ गई है। लेकिन कब आई? एक्शन के बाद। तो उसी ताकत का नाम हमने क्या रख दिया? इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि ये बॉडी क्या हो गई? इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये चार्ज होता है, मतलब इसके बाद ताकत आ गई। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक डेफिनेशन क्या बन गई? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच कैन अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दी अदर मैटर। तो ये वाला मैटर दूसरे मैटर पर फोर्स लगा सकता है यदि इसके पास वो ताकत आ जाए। उस ताकत का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो अब अगली चीज हम समझते हैं इसमें टाइप्स ऑफ चार्जेस, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमने समझ ली। ठीक है, अब हम समझते हैं कि चार्ज कितने तरह के होते हैं। एक ही तरह का चार्ज होता है या डिफरेंट टाइप के चार्जेस होते हैं। देखिए, अब हम बात करें तो चार्ज जो होता है ना, वो आपका दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, ओके, दो तरह के। अब कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो, सपोज हमारे पास एक ग्लास की रॉड है, ओके। इस ग्लास की रॉड को हमने सिल्क यानी कि रेशम के कपड़े से इसको थोड़ा सा साफ कर दिया।
देखो समझो इस बात को, ये भी एक मैटर है, ये भी एक मैटर है, और चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है? मैटर की प्रॉपर्टी है। तो एक मैटर को दूसरे मैटर से थोड़ा सा रब कर दिया, रबिंग की हमने क्या की? प्रोसेस की। और जब हम रबिंग की प्रोसेस करते हैं ना, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो ग्लास रॉड थी, इस ग्लास रॉड में कुछ एक ताकत आ जाती है, उस ताकत का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि ये क्या हो गई? इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई। ठीक है, तो इसको हमने किस चीज से रब किया था? रेशम से। अब हमने दूसरा ग्लास रॉड लिया, दूसरा ग्लास रॉड लिया। अब इस ग्लास रॉड को भी हमने दूसरे रेशम के कपड़े से रगड़ा, उसके बाद हमने देखा कि ये भी क्या हो गया? चार्ज हो गया। क्या पता क्या सबूत है ये चार्ज हो गया? तो जब इस ग्लास को इस ग्लास के पास लेकर आते हैं ना, तो ये एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। लेकिन ये विचित्र तरह का फोर्स हो रहा था। कैसा फोर्स हो रहा था? ये एक दूसरे के नजदीक नहीं आते, बल्कि एक दूसरे क्या कर रहे थे? दूर कर रहे थे, मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे थे। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने करके देखा ग्लास रॉड और सिल्क के साथ। ओके, हमने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया हमने? एक प्लास्टिक ली और उसको ऐसे अपने कपड़ों से ऐसे रब कर लिया, और रब करने के बाद इसको भी हैंग करा दिया हमने, इस तरह से हैंग करा दिया। ठीक है, इसी तरह से हमने दूसरी प्लास्टिक की रॉड ली और उसको भी अपने कपड़ों से ऐसे रब किया और इसको भी लटका दिया, और लटका के दोनों को नजदीक लेकर आए, तो हमने देखा कि ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? दूर कर रहे हैं। ये दूर करने वाला जो गुण होता है ना, ये दूर करने वाला जो फोर्स होता है, इसको एक नाम दे दिया। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। ये भी रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है। तो यहां से हमने एक चीज नोट की कि ये भी गिलास है, ये भी गिलास है, ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है। तो यानी कि सेम मटेरियल के बीच हमेशा क्या होता है? रिपल्शन होता है। क्या होता है? रिपल्शन। इसका मतलब ये है कि चार्ज रिपेल कर रहा है। चार्ज क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। फिर हमने एक और चीज देखी कि हमने ये गिलास का रॉड लिया, जो हमने अपने कपड़े से रब किया हुआ था सिल्क से, उसके बाद हमने ये प्लास्टिक का रॉड लिया। ठीक है, इन दोनों रॉडों को हम एक दूसरे के नजदीक लेकर आए, और जैसे ही नजदीक लेकर आए तो हमने क्या देखा? ये एक दूसरे के नजदीक आने लगे। अब जब नजदीक आती है कोई चीज, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अट्रैक्ट। ये क्या हो रही है? अट्रैक्ट हो रही है। क्या हो रही है? अट्रैक्ट। तो यहां पर अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन इन दोनों केस में क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है। तो अट्रैक्शन कब होता है? जब ग्लास और प्लास्टिक लेकर आते हैं, यानी कि दो अदर मटेरियल लेकर आते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। और सेम मटेरियल लेकर आते हैं तो उनके बीच में क्या होता है? रिपल्शन। तो हमने समझ लिया कि ये जो चार्ज जो चीज होती है ना, वो दो तरह से फोर्स अप्लाई कर सकती है। कभी अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई करती है, कभी रिपल्शन का फोर्स अप्लाई करती है। इसका मतलब चार्ज एक तरह का तो नहीं हो सकता, दो ही तरह का होगा। तो फिर हम लोगों ने नाम रख दिए कि चार्ज जो होंगे ना, वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, मटेरियल के बीच जो फोर्स लगे वो एक तरह का चार्ज के कारण लगता है, और अलग अलग मटेरियल के पर जो फोर्स लगे वो एक दूसरे तरह के चार्ज के कारण लगता है। इसका मतलब चार्ज कितने तरह हो गए? दो। अब उनके नाम रखने थे हमको, तो नाम क्या रख दिए हमने? पॉजिटिव और नेगेटिव। अब तुम सोचोगे सर पॉजिटिव नेगेटिव नाम क्यों रखे हैं? तो उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप देखेंगे केमिस्ट्री में हम बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? जैसे हमारे पास कार्बन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों कंबाइन कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? CO2। यानी कि नेचर में पहले कार्बन भी था, ऑक्सीजन भी था, और कंबाइन होने के बाद भी CO2 है, जिसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। राइट, ठीक। तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ, लेकिन नेचर से कार्बन और ऑक्सीजन गायब हुए नहीं, वो क्या बन के रहना है? CO2 बन के रहना है। इसी तरह से हमारे पास दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, इनको हमने कंबाइन किया किसी तरह से, तो ये क्या बन गया? वाटर बन गया। तो वाटर में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन वाटर बनने से पहले हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन अलग थी, लेकिन दोनों कंबाइन किया तो क्या बन गया? H2O। लेकिन अभी भी उसमें क्या? हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन इस नेचर से गायब नहीं हुए, वैनिश नहीं हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि चीजें आपस में मिलने के बाद भी उनका कुछ ना कुछ रूप होता है, और उसमें वो दोनों चीजें क्या होती हैं? अवेलेबल होती है। लेकिन चार्ज के साथ कुछ ऐसा नहीं होता। जैसे हमने क्या किया, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैथमेटिक्स में अगर आप यहां पर +3 लेते हो और यहां पर -3 लेते हो, और आपसे कहा जाए इनको ऐड कर दो, तो जब इनको आप ऐड करोगे ना, तो कितना आएगा? 0 आएगा। यानी कि ये क्वांटिटी कितनी हो गई? 0, क्योंकि +3 -3 के साथ मिलकर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। वैसा ही बिहेवियर हमने किसके साथ देखा? चार्ज के साथ देखा। जैसे इस बॉडी को लिया मैंने, ऐसे रब किया, ऐसे रब किया, और रब करके दूसरी ऑब्जेक्ट के पास ले गया, तो इसने उठाना स्टार्ट कर दिया। राइट, फिर मैंने ये दूसरी बॉडी ली, इसको भी मैंने ऐसे रब किया, इसको भी मैं दूसरी बॉडी के पास ले गया, इसने भी उठाना स्टार्ट कर दिया। अब हमने सोचा इसके पास भी ताकत है, इसके पास भी ताकत है, चलो दोनों की ताकत को डबल कर देते हैं। तो दोनों को मिलाया और टच किया, कुछ नहीं करता। इसको टच किया, कुछ नहीं करता, इसको टच किया, कुछ नहीं करता। इसका मतलब क्या है? जब पहले ये कुछ कर रही थी, मतलब फोर्स लगा रही थी, लेकिन अब दोनों को कंबाइन करने पर ये फोर्स नहीं लगा रही। लेकिन इस केस में क्या था? कंबाइन होने के बावजूद भी वो चीजें थी नेचर में, लेकिन इस केस में क्या है? अलग अलग है, इंडिविजुअल है, तो वो चीज है, लेकिन यदि कंबाइन करेंगे तो वो चीज नहीं है। चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। और ऐसा कहां पॉसिबल है? मैथमेटिकल की ब्रांच में पॉसिबल है, आप ठीक समझ रहे हो। और मैथमेटिक्स में क्या बताता है? +3 -3 कितना होता है? 0। इसलिए हमने चार्जेस के नाम क्या रख दिए? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ओके, अब इनमें से कौन से मटेरियल पर पॉजिटिव आएगा, कौन से मटेरियल पर नेगेटिव आएगा, इसके लिए फैराडे ने एक सीरीज बनाई, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। वो सीरीज में आपको रिवाइज करा देता हूं। चलिए उसको समझ लेते हैं।
आइए बच्चों, अब हम समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज हमको क्या बताती है कि दो सब्सटेंस है, उनको आपस में रब करोगे तो एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब उसको इस तरह से सेट किया हुआ है कि जैसे कि देख रहे हैं, नंबर 1 पर क्या है, ग्लास, नंबर 2 पर क्या है, फिनोल, नंबर 3 पर क्या है, वूल, 4 पर है सिल्क, 5 पर है मेटल, 6 पर है रबर, 7 पर वैक्स, 8 पर रेजिन प्लास्टिक और ये सल्फर। देखो अगर आप सल्फर को ऑलमोस्ट छोड़ दीजिए तो अगर आप ऊपर वाले मटेरियल से नीचे वाले मटेरियल को रब करोगे ना, ऊपर से नीचे वाले पे, यानी कि ग्लास को अगर आप नीचे वाले मटेरियल सपोज सिल्क से रब करते हो या वूल से रब करते हो तो हमेशा ऊपर वाले मटेरियल पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और नीचे वाले मटेरियल पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ऊपर वाले पर पॉजिटिव, नीचे वाले पर नेगेटिव। जैसे मैंने ग्लास को किससे रब किया, सिल्क से, तो ग्लास पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और सिल्क पर कौन सा आएगा, नेगेटिव। अच्छा फिर से अगर मान लीजिए मेरे पास सिल्क है और मेरे पास क्या है, मेटल है, तो सिल्क कहां आता है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में, ऊपर आता है। तो सिल्क से अगर आप मेटल को रब करोगे तो मेटल पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, सिल्क पर कौन सा आएगा, पॉजिटिव। फिर से अगर हमने ग्लास से रबर को रब किया तो ग्लास पर पॉजिटिव और रबर पर क्या आएगा, नेगेटिव। अगर आप इसको एज इट इज ऐसे याद रख लोगे ना तो बड़ी चमत्कारी है। ऊपर वाले मटेरियल से नीचे वाले मटेरियल को आप लोग को रब करना है तो ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव और नीचे वाला हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। अब यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि किसी भी चीज को बताने के लिए, एक रेफरेंस के लिए हमने दो स्टैंडर्ड बना लिए। क्या बना लिए, दो स्टैंडर्ड। तो हमने ये स्टैंडर्ड बनाए कि ये जो हमारा गिलास होता है, क्या होता है, गिलास, तो हमने एक गिलास रॉड ले ली, और ये जो हमारा प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक, तो हमने एक प्लास्टिक रॉड ले ली। हमने स्टैंडर्ड ये बना दिए कि गिलास पर हमेशा कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। किसी भी मटेरियल से रख लो, किसी मटेरियल से रब करो, हमेशा कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और प्लास्टिक को किसी से भी रब करो, हमेशा कौन सा आएगा, भी रब करो, हमेशा कौन सा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि प्लास्टिक सबसे नीचे आता है। समझ बात। अब ये हमारे दो स्टैंडर्ड हो गए। जिस पर पॉजिटिव चार्ज आए उसका नाम क्या है, गिलास, और जिस पर नेगेटिव चार्ज आए उसका नाम क्या होता है, प्लास्टिक। तो ये दो हमारे क्या हो गए, स्टैंडर्ड हो गए। समझ बात। अब अगली चीज की हम बात करते हैं कि यदि कोई बॉडी चार्ज है तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो उसमें पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो उसके लिए एक डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। तो थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। आइए बच्चों, अब हम समझते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, तो आंसर इलेक्ट्रोस्कोप हमको चार्ज के बारे में बताता है कि किसी बॉडी पर कौन सा चार्ज है। देखो इलेक्ट्रोस्कोप हेल्प टू नो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका यूज किसके लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की उपस्थिति पता लगाने के लिए। इट्स यूज प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन ऑफ चार्ज। तो रिपेल होंगे तो हमको पता चल जाएगा। अब कैसे पता चलेगा वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर हमारे पास एक ग्लास का एक बर्तन होता है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, एक वायर डालते हैं और वायर में हम लगा देते हैं गोल्ड फॉइल, ठीक है, गोल्ड पतला होता है काफी, आप चाहो तो एल्यूमिनियम फॉइल भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमने गोल्ड फॉइल ली हुई यहां पर, और ये मेटल से रहता है, मेटल से ये क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। ओके, अब इस डिवाइस का यूज बताता हूं कैसे काम करता है। देखिए अपने पास क्या है, एक ग्लास रॉड है। इस ग्लास रॉड को मैंने रब किया, आपको पता है स्टैंडर्ड बना लिया इसको कि ग्लास रॉड को किसी से भी रब करोगे इस पर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और जिस बॉडी से रब करोगे उस पर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब तुम खुद सोचो कि देखो एक बड़ी सोचने वाली बात है कि जब हम किसी दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो ये पॉजिटिव हुई है तो ये भी क्या होगी, नेगेटिव। यानी कि चार्ज जो होता है नेचर में हमेशा कपल में, जोड़ी में पैदा होता है। क्या में पैदा होता है, जोड़ी में। ये चीज हमेशा याद रखना। एनीवे, इसको मैंने रब किया और इसके पास जाकर इसको टच करा दिया तो जाहिर सी बात इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ गया इस पर, पॉजिटिव। और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। स्टार्टिंग में बताया था ना कि सेम मटेरियल है तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन, और जो अदर मटेरियल है, अलग अलग मटेरियल, उनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन। तो सेम मटेरियल का मतलब क्या है, सेम टाइप चार्ज। अलग अलग मटेरियल का मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप चार्ज। तो याद रखो ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दो चार्ज सेम है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है और नेगेटिव नेगेटिव है तो हमेशा इनके बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन। और अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो हमेशा इनके बीच क्या होगा मेरे भाई, अट्रैक्शन। ये याद रखिएगा। ओके भाई, चलो। तो अब हमने क्या किया, इस पॉजिटिव को लिया, मतलब ग्लास को लिया, इसको टच कराया तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो जो इसके लीप ऐसे थे ना, सतर खड़े थे, ये ऐसे हो जाते हैं, फैल जाते हैं इस तरह से, ऐसे थे ऐसे हो जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद अब हम दूसरा मटेरियल लेते हैं और इसको रब करते हैं। ऐसे रब किया, इसको जाके टच कराया। अब जैसे ही हम इसको टच कराते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो लीप ऐसे फैले हुए थे ना वो ऐसे वापस आ गए, ऐसे थे, ये वापस आ गए। क्यों आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम गिलास को पहले टच कराया था तो पॉजिटिव चार्ज था, इसको टच कराया तो वापस आ गया। इसका मतलब क्या है, इनके पास कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और वो नेगेटिव चार्ज ने इन पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। इसलिए ये क्या आ गया वापस। तो हम समझ गए कि इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, क्योंकि गिलास से तो पहले टच कराया था। इसी तरह फिर सुनो, अब अगली चीज मैं आपको बताऊं। अब हमने लिया प्लास्टिक और प्लास्टिक को रब किया, नेगेटिव चार्ज आएगा इस पर। इसको मैंने इससे टच कराया, जैसे ही टच कराएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, रैंडमली एक दूसरा मटेरियल उठा लिया। अब मैंने पहले किसको टच कराया था, प्लास्टिक से। अब ये जो मटेरियल मैं लेकर आया, मुझे नहीं पता इस पर कौन सा चार्ज आएगा, मैंने इसको रब किया
और जैसे इसके पास लेकर गया, कहां लेकर गया, इसके पास लेकर गया, तो मैंने देखा कि ये लीफ ऐसे फैले हुए थे प्लास्टिक की वजह से 30 डिग्री, वो 60 डिग्री फैल गए। यानी कि ये पहले कितने डिग्री फैले हुए थे, 30 डिग्री, और जैसे ही हमने दूसरे मटेरियल को इसको टच कराया तो ये कितना डिग्री फैल गए, तो ये फैल गए 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इस मटेरियल पे कौन सा चार्ज होगा, पहले कौन सा चार्ज था इसके पास, प्लास्टिक टच कराया था तो नेगेटिव चार्ज था। अब ये दूसरे मटेरियल को टच कराया, इस पे हमको पता नहीं था कौन सा चार्ज है, लेकिन टच कराने पर ये क्या हो गया, 30 से 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो ये हमारी काफी हेल्प करता है इलेक्ट्रोस्कोप पता लगाने के लिए, क्या पता लगाने के लिए, कि इस पर कौन सा चार्ज आएगा। समझ बात। तो ये एग्जांपल से आप आई होप कि ये समझ गए होंगे कि किस तरह से हम किसी भी बॉडी पर चार्ज का पता लगा सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड आप ध्यान रखिएगा, दो स्टैंडर्ड है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो उसको बोलते हैं ग्लास, और जिस पर नेगेटिव चार्ज हो उसको क्या बोलते हैं, यस, प्लास्टिक। समझ बात। अब अगली चीजों को समझते हैं चार्ज की। जो हम चार्ज की स्टडी को और आगे बढ़ाते हैं, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके कुछ पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। न्यूक्लियस इस, देखो इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमको किसके बारे में बताती है, देखिए जैसे हमारे पास एटम है, एटम को सभी लोग जानते हैं, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा। एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल होते हैं, एक होता है आपका प्रोटॉन और एक होता है आपका न्यूट्रॉन। और इसके चारों तरफ जो स्टेबल ऑर्बिट्स रहती हैं, इनमें कौन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। कौन सा पार्टिकल होता है, एलिमेंट्री, जो दूसरी चीजों से ना बना हो उसको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से कौन सा एलिमेंट्री पार्टिकल है, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन। एनीवे, इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव होता है। और उसमें से भी प्रोटॉन पर चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो चार्जलेस पार्टिकल कौन है, न्यूट्रॉन है, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। ये याद रखिएगा। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमारी ये कहती है कि न्यूक्लियस के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा ना, उतना ही नेगेटिव चार्ज कहां होगा, इलेक्ट्रॉन के पास होगा। मतलब बाहर का जो इलेक्ट्रॉन उसके पास भी उतना ही सेम चार्ज होगा जितना न्यूक्लियस के अंदर। जैसे इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम नेगेटिव, उतना ही चार्ज किसके पास होता है, न्यूक्लियस के, प्रोटॉन के पास होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इसलिए अगर हम इसको टोटल करेंगे तो नेट चार्ज कितना आएगा, नेट चार्ज आएगा आपका 0, नेट चार्ज। अब नेट चार्ज का मतलब क्या है कि ये नेट चार्ज 0 है, लेकिन 0 होने का मतलब ये नहीं है कि चार्ज नहीं है, चार्ज है, लेकिन क्वांटिटी सेम है। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो मिलकर कितना हो गया, 0। अब यहां पर एक चीज ध्यान से समझिएगा कि नेट चार्ज का मतलब क्या है। नेट चार्ज का मतलब चार्ज 0 हो गया। चार्ज 0 हो गया का मतलब क्या है कि चार्ज नहीं है, अरे चार्ज तो है, लेकिन चार्ज की क्वांटिटी कैसी है, इक्वल है, इसलिए नेट चार्ज कितना हो गया, 0। अगर इन दोनों में से कोई भी अनइक्वल हो गया तो नेट चार्ज या तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा। उसको दूसरे पॉइंट में मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि दे आर इक्वल इन नंबर, यानी कि ये नंबर्स में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए नेट चार्ज एटम का कितना होता है, 0। समझ में बात, नेट चार्ज कितना होता है, 0। अच्छा एक और चीज मैं आपको समझाता हूं, जरा जहां पर इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं। देखो सपोज ये हमारे पास एक बॉडी है ए, ठीक है। इसके पास मान लीजिए 5 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और 5 नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, यानी कि इसका नेट चार्ज कितना, तो आप ठीक समझ रहे हो, 0 है। एक दूसरी बॉडी भी है हमारे पास बी, इसके पास मान लीजिए 6 पॉजिटिव चार्ज है और 6 ही नेगेटिव चार्ज है। ओके, इसका नेट चार्ज कितना, 0। तो बॉडी ए पर नेट चार्ज 0, बॉडी बी पर नेट चार्ज 0। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव की मात्रा कैसी है, इक्वल है। क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में रब किया, ठीक है, रब किया। रब करने से क्या होता है मेरे भाई, रब करने से ये बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। चार्ज होने का मतलब क्या है, चार्ज होने का मतलब ये है कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, दूसरी बॉडी में आ जाएंगे, या इस बॉडी से इसमें आ जाएंगे, या इस बॉडी से इसमें जाएंगे, कुल मिला के चार्ज एक्सचेंज होगा, ताकि इनके नंबर्स क्या हो जाए, अनइक्वल हो जाए। देखो अब इसको मैंने इसके साथ रब किया, जैसे ही मैं रब करता हूं ना, तो रब करने से क्या हुआ, इस पर 5 पॉजिटिव थे, तो अब इस पर क्या हो गए, -4 नेगेटिव हो गए। यानी कि इसका अगर हम नेट चार्ज देखें, इसका नेट चार्ज देखें तो नेट चार्ज कैसा हो गया, तो नेट चार्ज कैसे निकालते हैं, +5 -4, तो इसका नेट चार्ज कितना हो गया, +1 हो गया। ओके, रबिंग के बाद इस बॉडी के पास +6 थे, लेकिन अब -7 हो गए। इसका नेट चार्ज कितना, तो +6 - 7 कितना हो गया, -1 हो गया। यानी कि अब इस बॉडी पर नेट चार्ज -1 है और इस बॉडी पर नेट चार्ज +1 है। तो अब ये वाली बॉडी क्या करेगी, ये वाली बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और जब किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसका मतलब क्या हो गया, उस पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि इसके बाद इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसको क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है, इस पर
यस, एक इलेक्ट्रॉन की कमी। जितने पॉजिटिव आएंगे उतनी इलेक्ट्रॉन की कमी। जिस इस पर एक नेगेटिव आ गया, यानी कि इसके पास क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये वाली बॉडी अदर बॉडी पर फोर्स लगा सकती है, ये वाली बॉडी भी अदर बॉडी पर फोर्स लगा सकती है, लेकिन पहले वाले केस में ये भी नहीं लगा पा रही थी, ये भी नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि चार्जेस, नेट चार्ज 0 था, अनइक्वल नहीं थे नंबर। अब अनइक्वल हो गए, कैसे हो गए, तो दोनों को रब किया इसलिए हो गए। समझ में आई बात, ये चीज होती है। तो नेट चार्ज ही बॉडी का चार्ज कहलाता है, नेट चार्ज ही बॉडी का चार्ज कहलाता है। जब वो होता है तो बॉडी दूसरे मटेरियल पर फोर्स लगाती है, अदरवाइज वो फोर्स नहीं लगाती है। क्लियर हो गया। और ये चार्ज किस पर आया, मैटर पे आया ना, एक मैटर से दूसरे मैटर पे आया ना, हाँ, तो मैटर से मैटर पे आया, इसका मतलब इसको क्या चाहिए, मैटर चाहिए। ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मैटर चाहिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, दे आर इक्वल इन नंबर, नेट चार्ज ऑफ इज 0। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हमारा बता रहा है कि ड्यूरिंग रबिंग इलेक्ट्रॉन आर एक्सचेंज। ओके, रबिंग के बाद इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो जाते हैं। दिस एक्सप्लेन डेवलपिंग अपोजिट चार्ज। उसके बाद दोनों देखो, इस बॉडी को इस बॉडी से रब किया, इनके पास चार्ज आया, लेकिन एक के पास अगर पॉजिटिव आया तो दूसरे के पास क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। ये कभी हो ही नहीं सकता कि एक बॉडी पॉजिटिव है तो दूसरी बॉडी नेगेटिव नहीं, ऐसा नहीं होगा। और दोनों का चार्ज की क्वांटिटी इक्वल होगी। अगर ये +1 है तो ये -1 होगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दिस एक्सप्लेन डेवलपिंग अपोजिट चार्ज। क्लियर हो गया। चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है कि द बॉडी विथ एक्सेस इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिव। तो जिस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया वो बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली। द बॉडी विच लूज इलेक्ट्रॉन बिकम, वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मैं आपको अगली चीज बताता हूं कि अगर हमको चार्ज ट्रांसफर करना है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर करना है, तो क्या ये जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन ही जाएगा उस बॉडी को चार्ज करने के लिए, क्या प्रोटॉन जा सकता है? तो आंसर है प्रोटॉन कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स क्या होता है, भारी होता है। और भारी चीज को चलाना मतलब ज्यादा एनर्जी यूज करना। ऐसा नहीं कि चला नहीं सकते, चला सकते हैं, लेकिन एनर्जी हमको ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसलिए कम एनर्जी में भी कम खर्च में हमारा काम चल जाता है, तो हमेशा कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है। फिर भी एक और चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना अपना। देखो वो कंसेप्ट कुछ इस तरह से है, क्या प्रोटॉन चलते हैं, देखो पॉजिटिव चार्ज चलता है, तो मैं आपको पॉजिटिव चार्ज चला के जरूर दिखा देता हूं। जैसे हमारे पास ये इस तरह से मैंने एक चेन बनाई, ठीक है, इस तरह से हमने एक चेन बनाई। अब हमने क्या किया, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो ये बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। लेकिन इनके पास तो कोई नेट चार्ज कितना था, 0, लेकिन ये पॉजिटिव हो गया। अब ये ससुरा क्या करेगा, बगल वाली से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, तो ये अपने में इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये 0 हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये 0 हो गया। अब ये ससुरा क्या करेगा, अपनी इधर वाली से ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो ये 0 हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये ससुरा इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये ससुरा इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि पॉजिटिव चार्ज कहां मूव कर रहा है, दिस वे, मतलब इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसे मूव कर रहा है, इधर की तरफ। यानी कि इलेक्ट्रॉन का चलना प्रोटॉन के चलने के क्या होता है, अपोजिट। लेकिन एक्चुअल में प्रोटॉन चल ही नहीं रहा, चल तो इलेक्ट्रॉन रहा है, और हमको क्या लगता है कि प्रोटॉन चल रहा है। तो हमने मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के क्या चलता है, नेगेटिव। लेकिन चलना किसको पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को। इसलिए याद रखिएगा, हेंस ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। किसी बॉडी को चार्ज बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपका इलेक्ट्रॉन होता है। आशा करता हूं चीज समझ में आ गई होगी। अब एक नई चीज मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, नोट करके रखना कि चार्ज इज ऑलवेज कैरिड ऑन पार्टिकल। चार्ज कौन कैरी करता है, पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल, इसलिए उसके पास चार्ज है। अगर पार्टिकल नहीं होगा ना तो चार्ज भी नहीं होगा। तो इसलिए याद रखिए, पार्टिकल शब्द आता है तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि पार्टिकल है तो मास भी होगा, ठीक है, और पार्टिकल है इसलिए चार्ज भी हो गया। तो इन दोनों का आपस में एक रिलेशन होता है, चार्ज एंड मास। यानी कि किसी पार्टिकल के पास अगर चार्ज है तो वो भारी भी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन भारी भी है, भले उसका मास कम है, आपको पता होगा 9.1 × 10⁻31 kg होता है, बट वो उसके पास चार्ज भी होता है, मास भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके पास चार्ज भी होता है और क्या होता है, मास भी होता है। अब क्या हम इनको अलग कर सकते हैं, जैसे हमको मास की जरूरत नहीं है, हमको मास की जरूरत नहीं है, हमको केवल चार्ज की जरूरत है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप उसमें से मास को कट कर दें, चार्ज को कट कर दें, कि हमको चार्ज की जरूरत है तो चार्ज ले जा भाई, मैं मास यहीं रख लेता हूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो पार्टिकल जाएगा, उस पर बैठ जाएगा, तो वो जाहिर सी बात है, जब वो चार्ज जा रहा है, वो पार्टिकल के पास ही तो चार्ज है ना, वही चार्ज जाकर बैठ गया, वही चार्ज जाकर बैठ गया, तो उस बॉडी के पास अपना मास भी तो लेकर आया है, तो वो मास और इलेक्ट्रिक चार्ज दोनों चीज को मिल जाती है। तो पहले जो उसका मास था ना, अब वो मास क्या हो गया, बढ़ गया। यहां से इलेक्ट्रॉन जाके इस पर बैठ गया, तो इसका क्या होगा मेरे भाई,
मास भी तो लेकर आया है ना, तो इसका मास जो भी था उसमें ये वाला मास इंक्रीज हो गया। तो ये याद रखना कि जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, हैवियर होती है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो मास भी लेकर आएगा, तो जाहिर सी बात है उसके मास को थोड़ा बहुत तो बढ़ाएगा, लेकिन बढ़ा देगा, तो उसको हमने क्या मान लिया, हैवियर। और पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, वो कैसे, पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, लाइट है, उसके इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब चार्ज के साथ साथ मास भी निकल गया, समझो इस बात को। तो इसलिए वो क्या हो जाएगी, वो लाइटर हो जाएगी। दोनों चीज क्लियर है। और याद रखना कि चार्ज को चलने के लिए पार्टिकल की आवश्यकता होती है, अगर पार्टिकल नहीं होगा तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर है। इसलिए दूसरे प्लेनेट का चार्ज हमारे प्लेनेट पर नहीं आ सकता, और हमारे प्लेनेट का चार्ज दूसरे प्लेनेट पर नहीं आ सकता, क्योंकि रास्ते में एक पार्टिकल मीडियम नहीं है। पार्टिकल होना चाहिए, वैक्यूम में कैसे चार्ज जाएगा, नहीं जा सकता। समझ बात। अब अगली चीजों को समझते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अभी तक जो हमने पढ़ी उनको समझ लो जरा। चार्ज कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके, आपको पता ही होना चाहिए पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर। ओके, और अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है भाई, चलिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, नेगेटिव होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम शब्द क्या आ रहा है, तो कूलम जो है वो यूनिट ऑफ चार्ज है। कूलम क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज, वो भी कौन सी, इन एसआई सिस्टम, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलो। चार्ज कितना होता है, 0 होता है। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.672 × 10⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, 1.674। देखो, दो डिजिट के बाद तीसरे डिजिट में चेंज आया, और ये भी चेंज माना जाता है जब आप एटॉमिक वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ोगे, न्यूक्लियस वाले चैप्टर में पढ़ोगे, तो ये बहुत मायने रखता है। समझ बात। तो इसको पूरा याद रखना आप। तो 74 है, यहाँ पर कितना है, 72। तो 1.674 × 10⁻27 kg, ये किसका मास होता है, न्यूट्रॉन का। यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भी भारी होता है। तो मास में सबसे भारी कौन, न्यूट्रॉन, उससे कम प्रोटॉन, और सबसे कम यस आपका इलेक्ट्रॉन। समझ में बात। अब हम अगली चीज समझते हैं कि चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर करने के क्या मेथड होते हैं, तो हम उसके मेथड समझ लेते हैं। अगली चीज हम समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम बाद में आएंगे, पहले एक चीज समझ लीजिए कि किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए 3 मेथड होते हैं, बाय रबिंग मेथड, बाय कंडक्शन मेथड और बाय इंडक्शन मेथड। ठीक है, अब रबिंग मेथड आप समझ चुके हो कि दो बॉडी है, उनको आपस में रब कर देंगे, वो बॉडी अपने आप में क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में चला जाएगा, या इस बॉडी से इधर में आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो गया, मतलब बॉडी क्या हो गई, चार्ज। लेकिन किस मेथड से हुई, रबिंग से। ओके भाई, दैट्स इट। अब हम बात करते हैं कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, तो कंडक्शन का मतलब होता है कनेक्शन, दो बॉडी को आपस में ज्वाइन करना। तो अगर दो बॉडी आपस में कॉन्टेक्ट में है, काय में, तो कंडक्शन में क्या जरूरी है, कॉन्टैक्ट जरूरी है। अगर कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो कंडक्शन नहीं होगा। जैसे हमारे घर के बाहर जो तार डली रहती है और हमको अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी लानी है, तो हम एक तार ले जाकर उससे टच करा देते, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आ जाती है। दिस इज कंडक्शन। अच्छा, इसमें होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है, समझो बात को। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गए, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब एक दूसरी बॉडी में लेकर आया और इससे टच करा दी मैंने। कॉन्टैक्ट बहुत जरूरी है, शब्द क्या यूज करेंगे, कॉन्टैक्ट। और इस बॉडी पर कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज कितना है इसका, 0। नेट चार्ज का कितना है, 0 है। तो अब होगा क्या, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये सारे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करके एक दूसरे से बिखरना चाहते हैं। रास्ता नहीं था लेकिन रास्ता दे दिया, तो रास्ता दे देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, इस बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब तुम कहोगे सर अभी तो तुमने कहा पॉजिटिव चार्ज तो चलता नहीं है, फिर जब पॉजिटिव कहां से आ गया भैया, तो पॉजिटिव यहां से आ गया भैया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, वो इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इस पर कितने पॉजिटिव आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो इस पर कितने पॉजिटिव आ जाएंगे, 7। और ये क्या हो गई, नेट चार्ज का कितना हो जाएगा, 0। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सब पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, तो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, ये सब पॉजिटिव आपस में रिपेल कर रहे थे और रिपेल करके यहां चले गए। कहां चले गए, इसमें चले गए। और ये जो प्रोसेस होती है कब तक चलती है, ये बहुत जरूरी है। ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक कि दोनों के चार्ज कैसे ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। जितने पॉजिटिव यहां है उतने पॉजिटिव यहां पर ना आ जाए, तो ये इक्वल चलती है, मतलब इक्वल रहता है। समझ में बात, ये चीज रहती है। जैसे एक कंटेनर है, उसमें हमने पानी का ट्यूब लगा दिया, तो हाई पोटेंशियल वाली बॉडी से वाटर जो होगा लो पोटेंशियल वाली बॉडी की तरफ जाएगा, और जब तक जाएगा जब तक कि दोनों के लेवल कैसे ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो इसमें वही चीज रहती है, दोनों के लेवल कैसे हो जाते हैं, सेम, मतलब दोनों के चार्ज सेम। और ज्यादा डिटेल में हम पोटेंशियल वाले टॉपिक में हम समझेंगे। अभी फिलहाल आप इतना याद रख लो, कंडक्शन के लिए क्या है, कनेक्शन जरूरी है, जहां पर जितने भी चार्ज रिपेल होंगे और रिपेल होकर इसमें चले जाएंगे। ठीक है, समझने के बाद अब हम समझते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, इंडक्शन।
कंडक्शन में कांटेक्ट था, इंडक्शन में कोई कांटेक्ट नहीं होता। विदाउट कांटेक्ट हम कुछ काम करवा लें, विदाउट कांटेक्ट कोई काम करवा लें, उसी को क्या कहते हैं, इंडक्शन। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको जरा समझा देता हूं अच्छे से, ये हमारे काम का है। समझिए इस बात को। देखो इसमें हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, दिस इज चार्ज बॉडी, सपोज इस पर पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और ये हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी का मतलब ये है सेम क्वांटिटी में प्लस होंगे, सेम क्वांटिटी में नेगेटिव होंगे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अनचार्ज। अब इस चार्ज बॉडी के पास अनचार्ज बॉडी जैसे हम लेकर आएंगे इसके पास, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसके जितने भी पॉजिटिव होंगे उनको रिपेल कर देंगे, तो ऐसे रिपेल हो गए तो वो दूर भाग जाएंगे। किसको अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव, तो वो पास आ जाएंगे। तो खिड़की पर खड़े हो गए नेगेटिव और गेट पर खड़े हो गए पॉजिटिव, ओके, रिपेल होकर। अब इन नेगेटिव को किसने पकड़ लिया, इनने पकड़ लिया, तो ये बाउंड चार्ज भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बाउंड चार्जेस, ओके, क्योंकि ये बंधन में आ गए, इनके बंधन में आ गए ना, जुड़ गए इनसे, तो इनको बाउंड चार्जेस भी हम कहते हैं। लेकिन ये कौन से होंगे, ये तो फ्री है, तो ये कौन से चार्ज हो गए, फ्री चार्जेस हो गए। कौन से चार्ज हो गए, फ्री, ओके, भरभरा रहे हैं जाने के लिए, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फ्री चार्ज। अच्छा, ये बॉडी अभी क्या हुआ है, जैसे हम इसके पास रखेंगे ना, ये जो चीज होती है ना, एक तरफ नेगेटिव आना, एक तरफ पॉजिटिव आना, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। एक तरफ नेगेटिव पोल बन गया, एक तरफ पॉजिटिव पोल बन गया, इसको क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। अब हमने क्या किया, हमको तो इसको चार्ज करना है। चार्ज करने का मतलब इसके पास अभी नेट चार्ज 0 है, ये चार्ज नहीं हुई है, केवल पोलराइजेशन हुआ है। जब तक ये भाई नहीं चला जाएगा तब तक ये चार्ज नहीं मानी जाएगी। तो उसके लिए हम इसका कनेक्शन किससे कर देते हैं, एक दूसरी बॉडी से कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं अर्थ। तो इसका कनेक्शन मैंने किससे कर दिया, अर्थ से। अब ये सब चार्जेस के बीच में क्या है, रिपल्शन है, तो रिपेल होकर ये भागना चाहते हैं, तो ये इसमें कूद जाएंगे। क्या कर जाएंगे, कूद जाएंगे, वो कूद कर इसमें चले जाएंगे। या आप ये कह दो कि ये अर्थ से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, कितने, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यानी कि ये खत्म हो गया। आपने कुछ भी समझे, क्या प्रोटॉन इसमें गया या इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रलाइज करने आया, कोई भी चीज समझ ले, बात एक ही है, समझिए बात। तो अब इस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अच्छा, अब ये चार्ज हो गई। अब सवाल यहां पर ये है कि जब ये चार्ज हो जाएगी तो अब कनेक्शन किसका काटेंगे। अब इस अर्थ को जैसे ही मैं काट दूंगा तो क्या होगा, इसको हटा दूंगा तो क्या होगा, ये पॉइंट आपके काम का। सुनो, तो जब ये पॉजिटिव चार्ज में चले जाएंगे ना, तो इस पर नेट चार्ज कितना हो गया, नेगेटिव हो गया। अब इस नेगेटिव की तलाश क्या है, पॉजिटिव, समझ में। तो अब हम क्या करते हैं, इसको अलग करने से पहले इसको अगर मैं हटा दूंगा, इसको मैं अगर हटा दूंगा तो ये नेगेटिव सारे पॉजिटिव को खींच लेंगे या पॉजिटिव नेगेटिव को खींच लेंगे, ये वहां पे उसी सिचुएशन में आ जाएगी। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले हम अर्थ का कनेक्शन काटते हैं। अब मैंने अर्थ का कनेक्शन काट दिया, तो इस बॉडी का चार्ज इसमें नहीं आ सकता, नीचे का चार्ज इसमें नहीं आ सकता। उसके बाद मैं इसको हटा दूंगा, ये बॉडी क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। और जिस मेथड से हुई, बिना कॉन्टेक्ट के हुई, इस मेथड को क्या कहते हैं, इंडक्शन। वही चीज मैंने यहां लिख दी है, व्हेन अ चार्ज बॉडी is brought near an uncharged body, there is polarization of charges in uncharged body, ठीक है। this, तो इसका क्या हो जाता है, अनचार्ज बॉडी का पोलराइजेशन हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। अपोजिट चार्ज कम क्लोजर। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इंडक्शन मेथड से हम बॉडी को चार्ज करते हैं तो बॉडी पर चार्ज कैसा आता है, अगर हम पॉजिटिव लेकर आए तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी, नेगेटिव लेकर आए तो बॉडी पॉजिटिव। जबकि कंडक्शन में क्या था, सेम चार्ज आता है। क्लियर हो गया। अब ये सारी चीजें हमने समझ ली, चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने तरह का होता है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होती है, ये सारी चीजें हमने समझ ली। और चार्ज करने का मेथड 3 तरह के मेथड होते हैं। अब हम चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी समझेंगे, चलिए उसको समझते हैं। आइए बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। 3 तरह की प्रॉपर्टीज होती है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, और थर्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस हमको बताती है कि चार्जेस का जो सम होता है वो किस तरह का सम होता है, वेक्टर सम होता है या स्केलर सम होता है या अलजेब्रिक सम होता है। तो मैं आपको बता दूं कि चार्जेस का जो सम होता है वो अलजेब्रिक सम होता है। जैसे एक बॉडी के पास +3 माइक्रोकूलम चार्ज है, -3 माइक्रोकूलम चार्ज है और +1 माइक्रोकूलम चार्ज है, ठीक है। तो इसका सम करना है, तो +3 -3 और +1, तो ये तो कैंसिल हो गए, तो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, +1। तो ये वाला जो सम होता है ये अलजेब्रिक सम होता है। इसलिए चार्ज कौन सी क्वांटिटी होती है, याद रखना, यस, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का, चार्ज कैन बी एडेड बाय रूल्स ऑफ स्केलर अलजेब्रिक सम, दिस इज स्केलर, ओके। सेकंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो हमको बताता है कि किसी बॉडी को अगर हमने चार्ज किया तो उस पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना। जैसे सपोज हमने एक बॉडी को चार्ज किया, उस पर 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो उस पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, ओके भाई। अगर उस पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो उस पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। उस पर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना, 3 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना, 4 इलेक्ट्रॉन। और अगर मान लो n इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना,
n इलेक्ट्रॉन। दिस इज फॉर्मूला फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल 1 2 3 इस तरह से जो मल्टीपल हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा, इस तरह से ये होता है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन का आना होता है, इलेक्ट्रॉन का आना होता है वो कैसा, कंटिन्यूअस चार्ज आता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है, 1.6 होता है। कितना होता है, 1.6। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कितना चार्ज आएगा, 2 ही, यानी कि 1.6 और चार्ज आएगा। तो यानी कितना हो गया, 3.2 चार्ज हो गया कि नहीं हो गया, अपने पास कितना चार्ज हो गया, 3.2। अगर हम बोले कि इसके बीच का चार्ज चाहिए हमको, यानी कि E/2 चाहिए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। आएगा तो 1.6 आएगा या फिर 3.2 आएगा, यानी कि स्टेप में आएगा। ये कितना स्टेप है, 1 स्टेप, यानी कि 1.6। नेक्स्ट स्टेप में 3.2, नेक्स्ट स्टेप में 4.8 और नेक्स्ट स्टेप में कितना, 6.4। तो ये कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं होता, ये स्टेप बाय स्टेप में बढ़ता है। ठीक है, बीच का चार्ज आपको नहीं मिलेगा, ये एक स्टेप वाली क्वांटिटी होती है। तो याद रखिएगा, चार्ज ऑन अ बॉडी इज नॉट अ कंटिन्यूअस क्वांटिटी, इट इज इंक्रीजेस इन स्टेप। ठीक है, और अभी एक चीज मैंने आपको बताई थी, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये चार्ज जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आप कर सकते हो। ओके, अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। कंजर्वेशन चार्ज आप समझ रहे हो कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते, केवल ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में आपके पास अभी नेट चार्ज कितना है, 0। नेट चार्ज कितना है, 0। जैसे मान लो इसके पास 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसका नेट चार्ज कितना है, 0। और एक बॉडी है B जिसके पास मान लीजिए -3 माइक्रोकूलम चार्ज है। ठीक है, मैं ये कहता हूं, अच्छा रुको, इसको इस तरह समझो, नेट चार्ज 0 का मतलब इस पर 5 माइक्रोकूलम यानी कि इक्वल क्वांटिटी। इस पर भी 3 + 3 और -3, इसका भी नेट चार्ज कितना, 0। अब हमने इन दोनों बॉडी को लिया और इनको रब किया, तो एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई, यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब क्या है, एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब ये है कि हमने इलेक्ट्रॉन को पैदा किया। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन को पैदा नहीं किया, केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। क्योंकि अगर हम इस पूरी सिस्टम लें, किसकी बात करें, सिस्टम, ये एक बॉडी, ये 2 बॉडी, ये क्या बना, सिस्टम। इस सिस्टम का पहले नेट चार्ज कितना था, आंसर है 0। रब कर लिया, अभी भी नेट चार्ज कितना, 0, क्योंकि एक प्लस जहां बना, एक माइनस जहां बना, इसलिए नेट चार्ज अभी भी सिस्टम का कितना है, 0। तो किसी भी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो सिस्टम का नेट चार्ज हमेशा कितना होता है, 0। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ आई बात। अब हम बढ़ते हैं नई चीज की तरफ। ये हमने चार्जेस के बारे में पूरा विस्तार से समझ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया। आशा करता हूं सारी चीजें आपको समझ में भी आ गई होगी। अब हम समझेंगे कि चार्जेस जब अपने आप पर फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स की स्टडी कैसे करते हैं। तो हम पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ। जो अब हम समझते हैं कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। कूलम्ब लॉ हमको ये बताता है कि 2 चार्जेस अगर हैं तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, यानी कि उसकी क्वांटिटी का मेजरमेंट हम किससे करते हैं, कूलम्ब फोर्स से करते हैं। तो कूलम्ब ने ये लॉ किस तरह से बनाया, अगर आपने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा है तो उसी जैसा ही ये लॉ है। अच्छा, ये जो कूलम्ब लॉ वर्क करता है वो पॉइंट चार्जेस के लिए वर्क करता है। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक का नाम Q1 है, एक का नाम Q2 है। अगर चार्जेस पॉजिटिव होंगे तो रिपेल, नेगेटिव पॉजिटिव होंगे तो अट्रैक्ट। तो रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों होते हैं। तो ये वाला जो फोर्स होता है F, जो यहां मेंशन कर रहे हैं, ये अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होता है। तो ये जो फोर्स होता है वो उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। एंड ये वाला जो फोर्स होता है वो उन चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो ये रिजल्ट बनेगा। और प्रोपोर्शनेट का साइन हटता है तो हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, वो कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, बाकी सब तो वही रहता है। अब यहां पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या होता है, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। कितनी होती है, 9 × 10⁹ होती है। इसका यूनिट मैं आपको बाद में निकाल के बताऊंगा। अब यहां पर जो चीज आ रही है वो समझिए। ये जो एप्सिलॉन आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, एप्सिलॉन। इस एप्सिलॉन को हम बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होती है, देखिए, परमिटिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम। ये मीडियम का एक कैरेक्टर होता है बिटवीन 2 चार्जेस, यानी कि 2 चार्जेस जो मीडियम में रखे हैं उस मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक होता है विच इफेक्ट द फोर्स बिटवीन देम। यानी कि 2 चार्ज अगर मीडियम में रखे हैं तो उनके फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस मीडियम की वजह से, उस मीडियम की क्या कहलाती है, परमिटिविटी। परमिटिविटी अगर ज्यादा होगी तो वो फोर्स कम हो जाएगा, और परमिटिविटी कम होगी तो वो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए यहां पर जो 1/ε आया है ना, वो 1 अपॉन में आया है, यानी कि इनवर्सली में आया है। काय में आया है, इनवर्स में आया है। इसलिए यहां पर
ना कि एप्सिलॉन ना लिखकर इसको क्या लिखते हैं, 1/ε0 लिखते हैं। अब तुम कहोगे कि ये ε0 है और परमिटिविटी जो है वो हम एप्सिलॉन से इंडिकेट करेंगे। अच्छा, एक्चुअली में होता क्या है, तीन तरह की परमिटिविटी होती है आपकी। एक होती है ये वाली जो परमिटिविटी आपको दिख रही है एप्सिलॉन, इधर आइए, ये वाली जो परमिटिविटी है ये किसकी है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी। तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी का मतलब क्या है कि स्पेस में हमने एक्सपेरिमेंट किया, स्पेस में दो चार्ज रखे, उनके बीच जितना फोर्स लगा और उसके रास्ते में जो परमिटिविटी थी उसने जितना अपोज किया तो किया, उसके कारण जो फोर्स बना वो फोर्स कितना है, वो फोर्स अपना इतना है, इसलिए इसमें क्या आया है, एप्सिलॉन नॉट आया है। ठीक है, ये किसकी परमिटिविटी है, फ्री स्पेस की है। अब मान लो इन्हीं दो चार्जेस को हमने पानी में डुबा दिया, ऑयल में डुबा दिया, तो क्या होगा, तो वहां पर जो परमिटिविटी आएगी वो किसकी आएगी, मीडियम की आएगी। किसकी आएगी, मीडियम की। तो तीन तरह की परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो पहले दो चार्जेस को हम वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट करके फोर्स निकाल लेंगे और फिर उन्हीं दो चार्जेस को मीडियम में रखकर उनका फोर्स निकाल लेंगे और दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद एयर में फोर्स निकाला, ठीक है, एयर या फिर स्पेस में, और फिर काय में निकाला, मीडियम में निकाला। उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट ये होता है, कितना होता है, ε/m/ε0। अब तुम कहोगे ये कैसे आया, तो भाई एक काम करना, यहां पर ये जो फॉर्मूला है इसमें यहां पर अपना आ जाएगा, एयर है तो ε0 आ जाएगा, दूसरे वाले केस में आपका ε/m आ जाएगा। उनको डिवाइड कर दोगे, सेम क्वांटिटी कैंसिल हो जाएंगी, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे जाएगा। तो ये आप याद रख लो डायरेक्ट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। किसकी, मीडियम की। तो हमें जो परमिटिविटी दी जाती है एग्जाम में क्वेश्चन, वो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, मीडियम की। किसकी होती है, मीडियम की, निकाली हुई। ओके, चलिए कंपेयर करके निकाली जाती है। तो परमिटिविटी का सीधा सीधा मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या होता है। परमिटिविटी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, किसकी, मीडियम की होती है, जो उन दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या कर देती है, इफेक्ट कर देती है। परमिटिविटी ज्यादा होगी तो फोर्स कम लगेगा, परमिटिविटी कम होगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा। समझ में बात। चलिए, आशा करता हूं इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये आपका कूलम फोर्स हो गया। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रख लेना है, क्या होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, अब हम समझते हैं कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। फोर्स है, फोर्स स्केलर तो होता नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा उसको समझते हैं। आइए बच्चों, अब हम समझते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज क्या है, Q2 है। अब ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। अब ये फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है। इसके फोर्स को कैसे मेंशन किया जाता है, देखिए उसको जरा ध्यान से समझिए। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर F, इस चार्ज पर लगने वाले फोर्स को मैं कैसे लिखूंगा, तो देखो फोर्स का एक थंब रूल याद रखिए। यहां पर थंब रूल क्या है कि फोर्स ऑन बाय, यानी कि पहले ऑन और बाय। ऑन का मतलब जिस पर फोर्स लगे पहले वो नंबर लिखना है, और जो फोर्स लगाए फिर वो लिखना है। तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, सपोज ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो Q1 पर लगने वाला फोर्स को कैसे लिखोगे आप, जिस पर फोर्स लगे उसको लिखना है, जो फोर्स लगाए उसको बाद में लिखना है। समझ में बात। अगर ये चीज समझ गए तो उसका बता दो, तो उसका क्या बनेगा, ठीक समझ रहे हो, क्या बोल रहे हो, 2 पर लग रहा है, लगा कौन रहा है, 1, तो ये आ जाएगा। ठीक, अब इस फोर्स को लिखा कैसे जाएगा, तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में किस पर लिखना है, इस पर, तो ये 1 2। अब इसके पीछे क्या आता है, r। अब r को कैसे लिखेंगे, देखो r लिखने का क्या तरीका है, r लिखने का तरीका ये है कि जिस पर फोर्स लगे, यानी कि 1 पर फोर्स लग रहा है तो पहले 1 लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, 1। ओके, और जहां जो फोर्स लगा रहा है उसको बाद में लिखेंगे। कहने का मतलब ये है जिस पर फोर्स लगे, यानी कि सामने फोर्स लगाना है तो 2, और मतलब जिसकी तरफ जाना है उसको पहले लिखना है और जहां से चलेंगे उसको बाद में लिखना है। तो इस r के लिए क्या रखना है, टू और फ्रॉम। तो ये हो गया आपका। इसी तरह से चलो उसका बताते हैं आपको, कितना, 2 1 वेक्टर। ठीक है, समझना जरा बात को, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, अब इसका r कैसे लिखोगे आप वेक्टर फॉर्म में, तो देखो फोर्स किस पे लग रहा है, 2 पर, लगा कौन रहा है, 1 लगा रहा है, यानी कि हमको 2 की तरफ जाना है, तो जिसकी तरफ जाना है 2, चलेंगे कहां से, 1 से, तो यहां पर 1 कैप, बस ये हो गया। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब चाहो तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है आर कैप का, यूनिट वेक्टर का, अगर आपने क्लास 11 में सही से पढ़ा है तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 1 वेक्टर, 1/4πε0 Q1 Q2/r। देखो r² है, अब ये वाला r इस r को क्या बना देगा, Q बना देगा, बोलो हाँ।
अब ये क्या है आर कैप और इसी का क्या है फुल वेक्टर, तो फुल वेक्टर इसी का होगा तो R21 फुल वेक्टर। तो अब इस आर कैप के स्थान पर क्या आ जाएगा फुल वेक्टर आ जाएगा, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा एक आर एक्स्ट्रा हो जाएगा क्योंकि ये वाला आर इसको एक आर देगा तो आर की पावर क्या हो जाएगी क्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका सेकंड फॉर्म हो गया। तो एक तो इस तरह से लिखा जा सकता है या फिर इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम इसको लिख सकते हैं। एनीवे, अब देखो यहां पर अगर आप इसकी बात करोगे तो ये वाला यूनिट वेक्टर और ये वाला यूनिट वेक्टर, इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है अपोजिट है, इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है अपोजिट है, इसलिए ये दोनों फोर्स इक्वल एंड क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। सो द फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट। तो ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ। इतनी बात समझ में, अब बढ़ते हैं आगे। अब अगली चीज समझते हैं कूलॉम लॉ से रिलेटिव लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। देखिए पहली लिमिट याद रखिए, द लॉ इज ट्रू ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, तो ये पॉइंट चार्ज के लिए ही ट्रू होता है। ठीक है, दूसरा इनका ये कहना है कि दिस लॉ होल्ड गुड ओनली फॉर द स्टेशनरी चार्जेस एंड नॉट फॉर मूविंग चार्जेस, तो मूविंग चार्जेस पर ये काम नहीं करता है। और ये बहुत छोटी डिस्टेंस पे भी काम नहीं करता, जो लगभग 10 की पावर -15 मीटर तक होती है। ठीक है, हाँ, इससे रिलेटेड एक और दो चीजें और बता देता हूं मैं आपको। देखो फोर्स का फॉर्मूला तो हमको पता ही है, ये होता है। ठीक है, अब इसमें 1/4πε0 होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, इसका यूनिट भी हम निकाल सकते हैं बच्चों। देखो यूनिट कैसे बनाएंगे, तो इसको यहीं रख देते हैं अपन लोग, तो इसको नीचे पहुंचा दो, इसको ऊपर पहुंचा दो। तो जब ये ऊपर जाएगा तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर आ गया। चार्ज का कूलम होता है तो 2 बार चार्ज है तो कूलम स्क्वायर, तो ये इसका क्या आ गया यूनिट आ गया। इसके हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। फोर्स की क्या होती है mL/t-2 सॉरी, और लेंथ की क्या होती है एल, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया। चार्ज की क्या होती है AT, स्क्वायर लगाया तो A² T², इसको सॉल्व कर लिया mL3A-2 T की पावर कितना हो गया -4 हो गया। ठीक है, इसी तरह से परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू कितनी होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होती है। इसको भी आप निकाल सकते हो। ये जब यहां जाएगा तो ये फोर्स कहां जाएगा नीचे आ जाएगा, और बाकी सब कांस्टेंट है। चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, कूलम कूलम स्क्वायर, फोर्स नीचे आएगा न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया, इसी से हमने इसकी क्या बना ली डायमेंशन बना ली। समझ में आई बात। अब हम बढ़ते हैं आगे, नई चीज समझते हैं हम चार्ज से रिलेटिव। अब देखो ये जो हमारा चार्ज होता है, क्या होता है चार्ज, इस चार्ज का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये चार्ज जो होता है वो अपने चारों तरफ एक स्पेस में, कहां पर स्पेस में एक फील्ड क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट कर देता है फील्ड, उस फील्ड का नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह का स्पेस होता है जो कौन बनाता है, आंसर है चार्ज बनाता है। अब इस फील्ड में उस चार्ज की अलग अलग लोकेशन पर कितनी स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है एक क्वांटिटी के द्वारा। इसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर आप इसको बोल सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो जैसे ये हमारा एक सोर्स चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है स्पेस में, सोर्स चार्ज बनाता है। तो ये सोर्स चार्ज है। ठीक है, अब इस सोर्स चार्ज ने अपने चारों तरफ स्पेस में एक चीज बना के रखी है, इसका नाम क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस स्पेस में कितना इफेक्ट है, तो सपोज एक पॉइंट P है। ठीक है, यहां पर हमने एक यूनिट चार्ज रख दिया, क्या रख दिया यूनिट चार्ज। तो ये चार्ज इस चार्ज पर क्या लगाएगा फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा फोर्स। सपोज पहले मैं एक काम करता हूं, इसका फॉर्मूला बना लेता हूं। तो यहां पर मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया, इस ये Q0 जो होता है इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो ये प्लस Q इस पर फोर्स लगाएगा, तब इस लोकेशन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक लोकेशन की है जो कि कहां पर है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तब इस लोकेशन पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, E=F/Q0 होगी। तो ये इसका क्या बन जाता है फॉर्मूला बन जाता है। अब सपोज इसकी वैल्यू मैंने कितनी ले ली 1 ले ली, कितनी ले ली 1। तो इसने इस पर फोर्स लगाया इस लोकेशन पर, मान लीजिए 20 न्यूटन, और इस पॉइंट को हमने यहां पर ले लिया एक पॉइंट R, यहां पर फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन। कोई और लोकेशन है वहां पर कोई और फोर्स लग सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये वाला चार्ज इस स्पेस में अलग अलग लोकेशन पर क्या करता है, अलग अलग फोर्स लगाता है। तो एक यूनिट चार्ज है जिस पर इस लोकेशन पर 20 न्यूटन फोर्स लगा, तो हम कहेंगे कि इस सोर्स चार्ज का यहां पर इसका इफेक्ट कितना 20 न्यूटन। ठीक है, और यहां पर फोर्स कितना 30 न्यूटन। तो लोकेशन बदलने के साथ साथ स्पेस में उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक स्पेस है जो कौन ने बनाया है, चार्ज ने बनाया है। उस चार्ज की अलग अलग लोकेशन पर जो इफेक्ट होता है, स्ट्रेंथ होती है, फोर्स लगाने की ताकत होती है, उसको क्या कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसका फॉर्मूला हमको याद क्या रखना है, ये होता है फॉर्मूला F/ क्या होता है Q0। ठीक है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां पर भी हम वेक्टर लगा देंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है याद रखिएगा, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज। ठीक है, ये सोर्स चार्ज ने अपने चारों तरफ जो स्पेस में बनाया उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू अ सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन अ स्मॉल टेस्ट चार्ज। ठीक है, चलिए तो ये आपका क्या हो गया
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यहीं से हम एक फोर्स निकाल सकते हैं, वो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, F इक्वल टू E इंटू क्यू नॉट। देखो अब ये अपने पास एक फोर्स का फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला है, जो कि किसके बेसिस पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और टेस्ट चार्ज। इस फॉर्मूले में आप देख रहे हैं सोर्स चार्ज नहीं आ रहा है, जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है वो नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी फील्ड में जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है वो चीज आ रहा है, उस पर रखे चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो चीज आ रही है। तो यानी कि हमारे पास एक फोर्स का एक नया फॉर्मूला क्या आ गया, F इक्वल टू क्या होता है, E इंटू क्यू नॉट होता है। अच्छा अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि अगर मान लो ये जो सोर्स चार्ज है, अगर ये पॉइंट इससे r डिस्टेंस पर है, कम पर है, ज्यादा पर है, डिस्टेंस बदलेगी तो ये इंटेंसिटी का क्या होगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसका क्या मतलब है, तो इसको और समझते हैं। तो अब हम समझते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज। ओके अब देखो जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू कितना होता है, E इंटू क्यू नॉट होता है। ओके ये एक फॉर्मूला हमने यहां से बनाया। अब आपको एक फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ से स्टडी है, क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या होता है, R स्क्वायर होता है। चलो इस फॉर्मूले को यहां पुट कर दो, तो Q1 का काम कौन कर रहा है, सोर्स चार्ज, तो यहां पर Q आ जाएगा। Q नॉट का काम कौन कर रहा है, Q नॉट। अच्छा Q2 का काम तो Q नॉट ही कर रहा है ना, और बीच का डिस्टेंस कितना है, R स्क्वायर है, और नीचे क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए यहां पर क्या है, Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। दिस न्यू एक्सप्रेशन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है अब देखो ये वाली जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रही है, सोर्स चार्ज पर। जितनी ज्यादा क्वांटिटी में सोर्स चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और ये जो डिपेंड कर रही है किस पर डिपेंड कर रही है, आर पर। आर कम ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। तो यहां पर एक चीज समझिए, अगर ये पूरा कांस्टेंट है तो E जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है किसके, आर के। यानी कि आपका जो सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी लोकेशन पर, वो डिस्टेंस के स्क्वायर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कुछ इस तरह का इसमें बनेगा, राइट दिस। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, आर, और जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये किस चीज को दिखाता है, आर स्क्वायर को दिखाता है, यानी कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है किसके, आर स्क्वायर के। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके भाई, और अगर आप इसका क्या कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देते हैं, कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ Q अपॉन आर स्क्वायर। तो बस Q की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, आप कैलकुलेशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। समझ आ गई बात। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हुआ हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू सोर्स चार्ज। ये वाला फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखिए। अच्छा इसका यूनिट और बना लेते हैं, इसका यूनिट क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या बनेगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या बन गया, न्यूटन पर कूलम। और ये कौन सी क्वांटिटी है, ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन कहां होती है, तो इसकी डायरेक्शन जहां कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डायरेक्शन होती है। ठीक है, अगर नीचे फोर्स लगा पॉजिटिव चार्ज पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, ऊपर लगा तो ऊपर की तरफ है। तो याद क्या रखना है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन मानी जाएगी। चलिए और नई नई चीजें सीखते हैं। आइए बच्चों, अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, जो अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस में बनता है जो एक सोर्स चार्ज बनाता है। वो दिखता कैसा है उसको दिखाने के लिए हमने इमेजिनरी लाइंस बनाई है जो हमको ये एहसास दिलाएंगे कि किस किस लोकेशन में फोर्स लग रहा है और कौन सी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मान लीजिए आपके पास प्लस चार्ज है, ठीक है, सोर्स चार्ज है, यहां पर हमने एक यूनिट चार्ज रख दिया, इस पर फोर्स लगा, ये इधर चला गया। ठीक है, फिर हमने इसको यहां रखा, ये इधर चला गया। तो जो भी इसकी डायरेक्शन है चलता जा रहा है, और हमने एक रास्ता बना दिया, ऐसे एक रास्ता खींच दिया, तो हम कह देंगे कि ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते का नाम क्या रख दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रख दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, लाइंस आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व होती है। ये कैसा कर्व होती है, स्मूथ, ऐसा नहीं होती जैसे ये गया और फिर यूं चली गई, ऐसे गई और फिर ये कॉर्नर आ गया ना, ये स्मूथ होती है एक जैसा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रॉन इन स्पेस आर रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर देयर। तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वो हमको बताती है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो आपको अच्छे से याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, जो क्या बताती है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से स्टार्ट होंगी, पॉजिटिव से। ठीक है, और टर्मिनेट कहां पर हो जाएंगे, नेगेटिव, यानी इनका टारगेट हमेशा कहां होगा, नेगेटिव की तरफ होगा। अच्छा, दूसरा, देयर आर डिसकंटिन्यूअस कर्व। देखो ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जैसे आपका ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से चलेंगी। तो ये इनका टारगेट क्या था, पॉजिटिव से स्टार्ट होना, नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाना। तो ये नेगेटिव से दोबारा स्टार्ट नहीं होंगी, अगर ये दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी तो कंटिन्यूअस कर्व हो जाएगा। सो ये कैसा कर्व होता है, डिसकंटिन्यूअस कर्व होता है। ये पॉजिटिव स्टार्ट हुई, टर्मिनेट हो गई यहां पर, कहां पर, नेगेटिव पर। यहां से भी जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगे, यहां से भी जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगी। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है।
लाइक दिस, ठीक है, ओके, इसको बना देंगे ऐसे करके, चलिए ये ऐसे ऐसे बन जाएंगे, ओके। चलिए तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज स्मूथ कर्व, ये स्मूथ कर्व बनाती हैं। अच्छा, इनकी स्मूथ कर्व पर कहीं पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर, एक पॉइंट ले लिया वहां पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की, तो उस पॉइंट पर वो किसकी डायरेक्शन बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बताएगी। सो फील्ड लाइंस आर ऑलवेज स्मूथ कर्व, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती है, क्रॉस नहीं करती है। सो टू लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, रीजन भी मैंने दे दिया अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए। सो बिकॉज इफ दे क्रॉस दैट विल इंडिकेट टू डायरेक्शंस ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, कि अगर आपने एक पॉइंट पर दो लाइन मिल गई तो हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे वहां पर, जो कि हमको बताएगी कि दो फोर्स की डायरेक्शन है, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर से, because if they cross that will indicate two direction of force at that point which is not possible, hence crossing two lines is not possible। तो दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। और भी प्रॉपर्टी समझते हैं इसकी, आइए बच्चों अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताती है हमको, क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है इससे इस तरह से बहुत सारी, अगर यहां पर हम एक लूप बनाएंगे तो यहां पर इस लूप में 1 2 3 4 लाइन मिली, और इतना ही बड़ा लूप यहां पर बनाएंगे तो 2 लाइन मिली, तो जहां पर क्राउडिंग कम है यहां पर स्ट्रेंथ कम होगी, यहां पर क्राउडिंग ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, ये मतलब इसका। 6 पॉइंट क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सरफेस। तो जब भी ये सरफेस से निकलेंगी तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही निकलेंगी, भले ही आगे जाके कर्व बना ले, लेकिन स्टार्टिंग में 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से निकलना, 90 डिग्री पर ही एंटर करना, ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है कि नंबर ऑफ लाइंस एज्यूम टू बी लिंक्ड विथ यूनिट चार्ज। तो एक यूनिट चार्ज से कितनी नंबर ऑफ लाइंस होती है, तो याद रखना 1/ε0 होती है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ लॉन्गिट्यूडिनल टेंशन इन द फील्ड लाइंस, इट इज दिस टेंशन विच एक्सप्लेन अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। तो इनका जो लाइंस होती है, उनकी लाइंस के लॉन्गिट्यूडिनल, उनके बीच में क्या होता है, एक टेंशन टाइप का होता है। ये टेंशन हमको ये बताता है, ये चीज एक्सप्लेन करता है कि इन लाइंस के बीच में जो होता है ना, जो आपके जो अनलाइक चार्जेस होते हैं उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, अट्रैक्शन, वो चीज को शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि द फील्ड लाइंस एग्जिट अ लेटरल, जैसे कि ये एक चार्ज है प्लस और ये एक चार्ज है प्लस, इससे ये लाइन निकली ऐसे, इससे ये लाइन निकली ऐसे, तो ये लेटरली एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती है। द फील्ड लाइंस एग्जर्ट अ लेटरली प्रेशर ऑन ईच अदर, इट इज दिस लेटरल प्रेशर विच एक्यूरेट फॉर रिपल्शन बिटवीन टू लाइक चार्जेस। तो दो लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और उनकी प्रॉपर्टी, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज होती है, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है, ये जो हमारा नेचर होता है ना, वो डाइपोल से ही मिलकर बना हुआ है। जैसे H2O हो गया, NaCl हो गया, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स है। क्योंकि देखो अगर इसको आप ब्रेक करोगे तो Na पॉजिटिव हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज आयन है और ये नेगेटिव चार्ज आयन है, इनके बीच में एक कूलम फोर्स लगेगा तो एक दूसरे के नजदीक आएंगे। तो ये नजदीक आ जाएगा सोडियम आयन और ये नजदीक आ जाएगा क्लोरीन आयन। अब इस जैसे बाउंड्री टच हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, डाइपोल बन जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो टर्म, ये वाला जो पॉइंट है ये पॉजिटिव है, ये वाला टर्म, ये वाला जो पॉइंट है वो कैसा है, नेगेटिव है, और इनके सेंटर टू सेंटर एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इसको क्या कहा जाता है, डाइपोल कहा जाता है। तो नेचर हमारा जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल से ही मिलकर बना हुआ है। तो अब समझो जरा, यहां पर देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो चार्जेस है हमारे पास, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये दो चार्जेस हैं, ये बिल्कुल कूलम फोर्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब इनके बीच में ये बाउंड्री आ गई, ओके। ये पॉइंट हो गया O, अगर ये डिस्टेंस A है तो ये डिस्टेंस A है। तो अगर मैं इनको मिला देता हूं, ये बीच का पॉइंट है यानी कि ये बाउंड्री है, तो ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस A, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2A हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, 2A। तो ये जो सिस्टम बना है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को लेकर और स्मॉल डिस्टेंस को लेकर, इसी सिस्टम का नाम क्या रख दिया हमने, इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया। तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जिसमें दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं और नेचर कैसा होता है, अपोजिट होता है, और स्मॉल डिस्टेंस पर रखे होते हैं। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, कहां रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से इस पर जो इफेक्ट बनेगा, इफेक्ट क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इन चार्जेस पर फोर्स लगाएगा जो इसको घुमा देगा। क्या कर देगा, घुमा देगा। तो घुमाएगा तो यानी कि इस पर क्या काम करेगा, एक टॉर्क काम करेगा। क्या काम करेगा, टॉर्क काम करेगा, और वो टॉर्क इसको ऐसे घुमा देता है।
क्या कर देता है, घुमा देता है। इस घुमाने वाली चीज को हमने एक नाम दिया है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, क्या बोलते हैं इसको, डाइपोल मूवमेंट। अब ये जो डाइपोल मूवमेंट होता है ना, ये जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो कौन कौन पर डिपेंड करता है, तो ये चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। ये जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो उनके बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है और किसी चीज पर डिपेंड करता नहीं है। तो इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको एक क्वांटिटी मिल गई जिसका नाम क्या रख दिया हमने, डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, Q इंटू 2a, यानी कि कोई भी एक चार्ज और चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है 2a, उसको क्या कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट। ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है मेरे बच्चों। कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू क्या होती है, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है। यानी कि इसका जो एरो बनेगा ना वो ऐसे बनेगा। तो अगर मैंने एक डाइपोल ऐसे बनाया है तो तुम्हें पता होना चाहिए यहां कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज, और यहां कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है भाई। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। डेफिनेशन क्या है, अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर विच आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। और हर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक डाइपोल मूवमेंट होता है जो उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताता है कि इस पर कितना प्रभाव पड़ेगा जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करेंगे, जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा आपको। ओके, तो उसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2a होता है। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। ओके, इसका यूनिट कूलम इंटू मीटर, सेंटीमीटर में समझ लेना। कूलम चार्ज के कारण और मीटर डिस्टेंस के कारण। क्लियर है। और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू कहां होती है, पॉजिटिव। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अब ये जो डाइपोल है क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, यस ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो हम जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है तीन तरह से कैलकुलेट करेंगे। एक तो इसकी एक्सल पोजीशन में कैलकुलेट करेंगे और एक इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन में कैलकुलेट करेंगे और एक ऐसी पोजीशन होगी जनरल जिससे हम किसी भी चीज को बता सकेंगे कि कहीं पर भी अगर पॉइंट हम कंसीडर करते हैं तो उस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो चलिए उनको समझते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट डेरिवेशन समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मानी जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सल पोजीशन। तो एक्सल पोजीशन में, डाइपोल के एक्सल पोजीशन में हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो दिस इज अ डाइपोल। ओके, ए भी क्या है, एक डाइपोल है जिसके चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू है। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, 2a है। और अगर ये मिड पॉइंट है और ये O नाम दिया तो ये A हो जाएगा, ये A हो जाएगा। टोटल कितना है, 2a है। अब एक्सेल मतलब इसी एक्सिस को, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, एक्सिस कहलाती है। इसी एक्सिस को मैंने आगे की तरफ बढ़ाया तो एक पॉइंट कंसीडर कर लिया P। यहां पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट P की डिस्टेंस ना तो प्लस क्यू चार्ज से मेजर करेंगे ना क्यू से मेजर करेंगे। कहां से मेजर करेंगे, बाउंड्री से, जहां पर वो दोनों आयंस टच किए थे, बताया था ना अभी। तो वो मिड पॉइंट होता है। तो यहां से उसका डिस्टेंस कितना होगा, r। तो r पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उसको निकालने का क्या तरीका, एक ही तरीका है। अभी हमने एक पॉइंट चार्ज के कारण, मतलब ड्यू टू सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज यहां पर प्लस क्यू और क्या है, माइनस क्यू, इन्हीं को आप पॉइंट चार्ज बोल सकते हो क्योंकि ये पॉइंट के रूप में है। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, क्यू अपॉन 4πε0 r स्क्वायर होता है कि नहीं होता मेरे बच्चों, ये होता है। तो पहले प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर माइनस के कारण निकालेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ये फॉर्मूला लगाया, क्या होता है फॉर्मूला, 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर। अब r कितना होगा, देखो बच्चों एक और चीज समझो जरा, o से p तक का डिस्टेंस कितना है, r, o से b तक का डिस्टेंस कितना है, a, तो b पे कितना हो जाएगा, r माइनस a। ठीक है, o से p तक का कितना है, r, o से a तक का कितना है, a, तो a पे कितना हो जाएगा, r प्लस a। ये ऐड हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक, अब प्लस क्यू चार्ज के कारण निकाल रहे थे, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण फॉर्मूला क्या था, q अपॉन 4πε0। तो 1/4πε0 q अपॉन r। तो r क्या है, bp, bp की वैल्यू कितनी है, r माइनस a स्क्वायर। क्लियर है। अब ये प्लस यानी कि अगर हम यहां पर पॉइंट चार्ज लेते हैं प्लस q, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब दूर भगाएगा, दूर। और जब ये दूर भगाएगा तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, b से p की तरफ। तो मैंने लिख दिया अलोंग bp वेक्टर। क्लियर है। ठीक, अब ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी ये पी से ए आएगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन पी से कहां की तरफ होगी, ए की तरफ होगी। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से चलती है, नेगेटिव में एंटर करती है, तो ऐसे होगी, पी से कहां की तरफ, ए की तरफ। फॉर्मूला क्या होगा, E2 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r। तो r जहां से जहां तक कितना है, r प्लस ए है, तो r प्लस ए रख दिया। डायरेक्शन आप समझ गए, पी से कहां होगी, ए की तरफ। अच्छा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे और एक की ऐसे, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इनको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन किसको किस में से, तो E1 में से E2 करेंगे। अब तुम कहोगे सर E1 में से क्यों, तो सुनो, अभी एक चीज बताई थी मैंने, यहां पर इसको अगर आप कांस्टेंट मान लोगे तो E का रिलेशन किससे, R से है। R बड़ा, E छोटा, R छोटा, हाँ E बड़ा, तो यहां से R छोटा है तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा, यहां से R बड़ा है तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा। इसलिए कौन बड़ा हुआ, E1, और कौन छोटा हुआ, E2। सो बिकॉज E1 ग्रेटर देन E2, तो E1 में से E2 घटा दिया। इसकी वैल्यू ये रखी, इसकी वैल्यू ये रखी। हमको मैग्नीट्यूड निकालना तो मैग्नीट्यूड ले लिया, ठीक है, मॉड लगा दिया। ओके,
इनमें से क्यू अपन 4π/0 कॉमन आ गया, दोनों में से देखो कॉमन आ गया। उसके बाद जब ये कॉमन आ जाएगा तो मैंने इनका एलसीएम लिया, इसका इधर और इनका आमने सामने, देखो ये बन जाएगा। ये तो मैथमेटिक्स है, आप समझदार हो, समझ गए होगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, 4RA आ जाएगा और ये फॉर्मूला होता है एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो r² - a², स्क्वायर लगाया तो एक बार स्क्वायर, ये आपको पता है, ठीक है। चलिए इसके बाद मैंने इसको डिवाइड कर लिया, 4 को 2 भागों में तोड़ लिया, 1 2 इसको दे दिया, 1 2 r को दे दिया, तो q × 2a और 1 2 इसको मिल गया। तो ये भाई कितना होता है, p होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, ड्यू टू डाइपोल इन एक्सल पोजीशन 2pr/4πε0 r² - a² का होल स्क्वायर, और यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूटन पर कूलाम बन जाएगा। अच्छा, ये तो बड़े डाइपोल के लिए है। अगर मान लो आपका डाइपोल बहुत छोटा हो, डाइपोल कैसा हो, छोटा, तो उस सिचुएशन में r की तुलना, मतलब r की वैल्यू a से क्या हो, बहुत बड़ी हो, तो उस सिचुएशन में हम a² को नेगलेक्ट कर देंगे। अगर a² को नेगलेक्ट कर देते हैं तो हमारे फॉर्मूले में क्या बनेगा, e = 2pr / 4πε0 r की पावर 2 और पावर 2, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 4 से ये एक r कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के आपको मिल जाएगा e = 2p/4πε0 r³। कितना हो जाएगा, r³। तो ये वाला फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल्स में भी बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, E = 2p/4πε0 r³, जहां पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइपोल के कारण वो डिस्टेंस के क्यूब के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगा। तो यानी कि डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी जल्दी क्या हो जाता है, डिप्लीट्स हो जाता है, जो कि आपने पता है इसमें कम r² में डिप्लीट हो रहा था, यहां पर क्या होता है r³ में डिप्लीट होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही शानदार डेरिवेशन थी जो काफी इंपॉर्टेंट थी, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। कोई दिक्कत आती तो आप वीडियो को रोककर मतलब दोबारा से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बढ़ेंगे अगली डेरिवेशन की तरफ। आइए बच्चों, अब हम नई डेरिवेशन समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। देखो इक्वेटोरियल पोजीशन में देखिए, ये आपके पास ए भी एक डाइपोल है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, दोनों डाइपोल, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2 है। इक्वेटोरियल का मतलब एक्सिस पर ना होकर उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हम क्या लेंगे, पार्टिकल को ले लेंगे, मतलब पॉइंट को ले लेंगे, सॉरी पॉइंट को ले लिया, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, इक्वेटोरियल कहलाएगी। ओके, अब देखो, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर चार्ज मान लो प्लस क्यू है, तो ये चार्ज इस चार्ज पर क्या करेगा, रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, तो ये इधर की तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1। ये माइनस क्यू इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये पार्टिकल यहां आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन E2। तो एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, अगर आप इनका रिजल्टेंट निकालोगे तो वो क्या मिलेगा, ER मिलेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये थीटा है, ये थीटा है तो ये थीटा है, तो टोटल कितना हो गया, 2 थीटा, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा, और सेम परपेंडिकुलर बेस यहां पर भी है तो यहां पर भी यही आ जाएगा। तो काम बिल्कुल सिंपल सा है। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E1 = 1/4πε0 Q/r², लेकिन अंडर जो होगा वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो मैंने क्या लिखा, r² + a²। डायरेक्शन b से a की तरफ, क्लियर है, ठीक। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज 1/4πε0 Q/r², अंडर से कैंसिल हो गया, तो r² + a²। डायरेक्शन ठीक समझो, p से a की तरफ, क्लियर है भाई, ठीक। अब रिजल्टेंट निकालेंगे, तो रिजल्टेंट निकालने का क्लास 11 में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। रिजल्टेंट निकालने का क्या फॉर्मूला है, याद करो, अंडर में a² + b² + के 2ab cos θ, वही चीज हमने यहां लगाई। तो ER = अंडर में E1 का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर, 2E1 E2 cos θ, नहीं 2 θ, क्योंकि टोटल एंगल देखा जाता है, एक वेक्टर E1 है और एक वेक्टर E2 है, तो दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो लिखा जाता है यहाँ पर, तो वो कितना है, 2 θ, ठीक है। अब E1 और E2 दोनों सेम है, तो सेम कर दिया, तो इसको E1 में ही कन्वर्ट कर लिया, तो ये E1 हो गया, तो 2E1 हो गया, ये 2 E1 स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर क्या चल रहा है, cos 2 θ चल रहा है, कॉमन आ गया, 2E1 स्क्वायर ये आ गया, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ कितना है cos 2 θ, ठीक है भाई। चलिए, और अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos² θ होता है भाई, 2 cos² कितना होता है, θ। तो ये 2 बार 2 है तो एक बार 2 आ गया, ये E1 स्क्वायर तो एक बार E1 आ गया, और ये cos² θ तो cos θ आ गया। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, इसकी हमको पता है, इनमें से कोई सी भी, ठीक है। तो cos θ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो cos θ लगा दो, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये cos θ की वैल्यू यहाँ रख दी, तो ये है, और E1 की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख दी, तो ये है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको हम रब कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा ER। तो देखो 2Q क्या है भाई, ये A है, तो ये 2QA तो अपना P होता है 4πε0, और देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो r² + a², इसकी पावर मतलब अंडर का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, अगर अंडर हटाओगे तो 1/2, और इसकी पावर कितनी 1 ऐड करोगे 3/2 आ जाएगा।
समझ गए? 1 + 1/2 कर लो, कितना आएगा 3/2। दिस इज अवर आंसर, मीटर पर कूलम। अगर आप इसमें से a स्क्वायर को कांस्टेंट मान लेते हो, अगर r बहुत बड़ा है कंपेयर टू a, तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना बनेगा, P/4πε0 r³ बनेगा, न्यूटन पर कूलम। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की चाहे एंड पोजीशन हो चाहे ब्रोडसाइड पोजीशन हो, दोनों सिचुएशन में फॉर्मूला आपका सेम रहता है। अब एक जो जनरल पोजीशन है उसका भी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कैसे वो फॉर्मूला रहता है, ठीक है। जो अब अगली डेरिवेशन हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, मतलब जनरल पोजीशन कहीं पर भी अगर अपना पॉइंट है, यहां है, यहां है, यहां है, कहीं पर भी है, तो उसकी कैलकुलेशन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले एक चीज देखो, हमने ये देखा था कि ये हमारे पास एक डाइपोल है AB, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन थी, एक्सल पोजीशन। एक्सल पोजीशन में E1 इधर काम कर रहा था, E2 इधर काम कर रहा था, ठीक है। तो E1 बड़ा था, E2 छोटा था, तो E1 में से क्या घटाया, E2। तो E1 बड़ा था, E2, जैसे मान लो ये 5 है और ये आपका 2 है, तो ये कितना आया, 3 आया। लेकिन ये 3 की डायरेक्शन तो वही होगी ना जो E1 की है। हाँ, तो अब समझ लो जो रिजल्टेंट आया ना, ये 3 क्या है, रिजल्टेंट, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो किसकी है, E1 की। तो याद रखना एक्सल पोजीशन में जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से कहां की तरफ होती है, पॉजिटिव चार्ज, हमेशा नेगेटिव से कहां की तरफ होगी, पॉजिटिव की तरफ होगी, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, यहां पर पॉजिटिव चार्ज था, इसके कारण ऐसे रिजल्टेंट बना, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना। इन दोनों का हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया तो रिजल्टेंट इधर की तरफ आया, कहां की तरफ आया, इधर की तरफ, यानी कि ये वाला एरो आया जो क्या बता रहा है, प्लस से माइनस। तो इक्विटोरियल पोजीशन में जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की रिजल्टेंट की, वो प्लस से कहां होती है, माइनस, और एक्सल में कहां होती है, माइनस से प्लस होती है। क्लियर है भाई, समझ में आई बात? ये ऐसे होती है, आप चाहे भले पॉइंट यहां पर भी ले लोगे, इनको मिलाओगे तो ऐसे ही निकलेगी। क्लियर है, ठीक। चलिए अब इधर आओ, अब ये आपका डाइपोल है AB, जिसके चार्जेस -q एंड +q है, जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है, P1 है। यहां से सेंटर से हमने एक पोजीशन वेक्टर ले लिया r वेक्टर, जिसकी पोजीशन P है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू O। तो इस डाइपोल के हमने दो कंपोनेंट कर लिए, क्योंकि ये जो पोजीशन वेक्टर है वो थीटा एंगल पर है, तो जहां एंगल हो वहां पर कौन सा कंपोनेंट आएगा, P cos थीटा, और इसी के 90 डिग्री दूसरा कंपोनेंट आएगा P sin थीटा। तो ये इसके 90 डिग्री है और ये एंगल है P वेक्टर और इस पोजीशन के। तो इस थीटा मतलब इस P के दो कंपोनेंट, P cos थीटा r की डायरेक्शन में और P sin थीटा r की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो इसकी कैसी है, परपेंडिकुलर, इस पार्टिकल की कैसी है, परपेंडिकुलर। तो ये कौन सी पोजीशन में काम कर रहा है, ये आपकी क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन में काम कर रहा है, यानी कि ये वाला कंपोनेंट। और ये वाला कंपोनेंट किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, आंसर है आपका ये काम कर रहा है आर की डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में काम कर रहा है, आर की। तो अगर आर की डायरेक्शन में कंपोनेंट काम करे तो ये हमारी कौन सी पोजीशन को इंडिकेट करेगा, यस, एक्सल पोजीशन को। ये हमारी कौन सी पोजीशन को इंडिकेट करेगा, यस, ठीक समझो आप, इक्विटोरियल को। तो हमारे जो इक्विटोरियल और जैसे एक्सल पोजीशन का फॉर्मूला क्या था, उसको इवन मान लेता हूं, 2p/4πε0 r³, यही था ना, ठीक। तो हम p के स्थान पर क्या रख देंगे, p cos थीटा, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट अलोंग दी r है, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या था, इक्विटोरियल का p/4πε0 r³ था, तो p के स्थान पर क्या रख देंगे, p sin थीटा। और ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, इनको ऐड कर दो बस अंडर में, यानी कि फिर से सुन लो, r बराबर क्या फॉर्मूला होगा, a² + b² + के 2ab cos 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, तो ये तो हट ही जाएगा। तो अपना फॉर्मूला निकालने का, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, r बराबर a² + b²। अब एक की जगह E1 है तो E1 का स्क्वायर, b की जगह E2 है तो E2 का, दोनों को रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो ये हमारी डेरिवेशन करके ये फॉर्मूला हमारा बनेगा। बस इसको फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखना है। और डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पर tan अल्फा लगा देंगे अपन, तो tan अल्फा लगाएंगे तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा, ठीक है। ये आपका E1 है और ये आपका क्या है, E2 है, ये रिजल्टेंट है। ये क्या है, रिजल्टेंट, यानी कि ER। तो ये E2 है तो ये भी E2 होगा, ये E1 है तो ये भी E1 होगा। तो अगर आप tan अल्फा लगाएंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब उस कैलकुलेशन वगैरह करके। तो डायरेक्ट दो फॉर्मूले आपको बता दिए, डायरेक्शन निकालने के लिए ये फॉर्मूला याद रखिए और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये फॉर्मूला याद रखिए। अगर आप थीटा की वैल्यू को यहाँ पर 0 रखोगे, कितना रखोगे, 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और ये कितना बनेगा, 4, और 4 से बाहर निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, 2। तो ये कौन सी पोजीशन को शो कर रहा है, एक्सल को शो कर रहा है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखोगे तो ये cos 90 कितना होता है, 0, तो ये 0 हो गया, 1 का रूट 1 ही होता है, तो p/this आ गया। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, इक्विटोरियल को।
तो ये जनरल फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी चीज की कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन इसका यूज किसके लिए किया जाता है? थीटा एंगल के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं नई चीजों की तरफ। अब हम एक चीज समझते हैं इसमें, कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हम कपल ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, यानी कि टॉर्क निकालेंगे कि एक डाइपोल को यदि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर कितना टॉर्क काम करेगा। तो उसको कैसे निकालते हैं? देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए पैरेलल लाइन है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसी होगी? सेम। तो इस चार्ज पर भी फोर्स लगेगा, इस पर भी फोर्स लगेगा, लेकिन सेम क्वांटिटी में लगेगा, ये याद रखिए यूनिफॉर्म से। अच्छा, अब इस पर जो फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स क्या लगता है? अभी बताया था पिछली अब पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स क्या लगता है? अब पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स क्या लगता है? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं पढ़ा था, भूल गए क्या इतनी जल्दी? ये होता है, तो यहां से निकालोगे तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q इंटू ई। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, सेम यहां पर भी लगेगा। अब एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, इधर इधर, तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा लाइक दिस, ऐसे। तो जो घुमाने में जो फोर्स लगे उसको क्या कहते हैं? टॉर्क, यानी कपल ऑफ फोर्स। ठीक है, अब कपल ऑफ फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे बनाएंगे? तो ये इसकी एक्शन लाइन है इस फोर्स की, ये इसकी एक्शन लाइन है, ये वाले फोर्स की, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो तो कितना एंगल बना? 90 डिग्री बना। इसको ओ नाम दे देती है, मैं ओ नाम देता हूं मैं। चलिए, तो फोर्स तो दोनों सेम होते हैं, वो F है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालनी है। चलो, इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये 2A होता है, तुम्हें पता ही है। चलो, तो इसमें साइन थीटा लगा दो। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला अपना होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोथेनियस। वो कितनी है? 2A है। तो 2A का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा 2A साइन थीटा, तो OB आ जाएगा। इस OB को यहां पुट करेंगे, मतलब यहां पर ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? टाउ इक्वल टू F मल्टीप्लाई 2A साइन थीटा। F की वैल्यू कितनी है हमारे पास? तो कोई भी ले लो, QE 2A साइन थीटा। Q इंटू 2A क्या होता है? तो आप सबको पता है P होता है, तो P साइन थीटा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने एक डाइपोल को रख दिया तो उस पर कितना टॉर्क काम करता है? तो आंसर है इतना टॉर्क काम करता है, टाउ इक्वल टू P साइन थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 0 कर दोगे तो साइन 0 कितना होता है? साइन 0, यस ठीक समझो, 0 होता है। तो टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। यानी कि अगर ये पैरेलल रखा है ऐसे तो इस पर कोई टॉर्क नहीं काम करेगा। और अगर थीटा की वैल्यू आपने कितनी कर दी? 90 कर दी, तो साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो ये टॉर्क क्या हो जाएगा? आपका मैक्सिमम हो जाएगा। समझ एक बात। अब मैं आपको बताता हूं कि जब ये जो डाइपोल होता है, इसको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाते हैं तो वो कितना वर्क करना पड़ता है। उसके लिए आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है? टाउ इक्वल टू P साइन थीटा। चलिए उसको कैलकुलेट करते हैं। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास एक डाइपोल है, इसको हमने रोटेट किया तो कितना वर्क किया हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको कैसे निकालेंगे? तो देखो, ये ऐसे था पैरेलल, ठीक है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कैसे था? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसको घुमाया। तो इस पर जो वर्क डन निकालना होता है उसको हम पहले कैसे करते हैं? स्मॉल वर्क डन करते हैं। तो स्मॉल वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो देखो, घुमाने में जो वर्क करते हैं वो एंगुलर वर्क डन होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? DW इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, स्मॉल वर्क डन मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वो कितना है? हमने डी थीटा मान लिया। ओके, अब टाउ की वैल्यू क्या होती है? P साइन थीटा, और डी थीटा तो है ही। तो ये आ गया आपका स्मॉल वर्क डन। लेकिन हमको तो टोटल घुमाना है, टोटल वर्क डन करना है। कहां से कहां तक? θ1 से लेकर θ2 तक। तो हमने इसका क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट लगा दी θ1 से θ2। P कांस्टेंट है, बाहर आ गया साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा होता है। लिमिट रखेंगे θ2 थीटा के स्थान पर, θ2 रखेंगे, ये आ जाएगा, फिर माइनस लगेगा और फिर θ1 रखेंगे, वो ये वाला माइनस उस माइनस को क्या कर देगा? प्लस। फिर से θ2 रखा, माइनस का कॉस थीटा माइनस, ठीक है। और फिर जब θ1 रखने जाएंगे तो इस कॉस का भी तो माइनस आएगा मेरे भाई। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस वाले को इधर रख दिया, प्लस वाले को इधर रख दिया, तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया? दिस। तो ये जनरल फॉर्मूला आप याद रखिए, W इक्वल टू क्या होता है? P cos θ1 माइनस cos θ2 होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगर आपको θ1 की वैल्यू पता है, θ2 की वैल्यू पता है, तो कोई भी सिचुएशन में आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि हर डाइपोल के बाद क्या होती है? एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। और किसी भी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम एक डेरिवेशन कर सकते हैं। वो डेरिवेशन कुछ इस तरह से होगा कि मान लो ये डाइपोल आपका मान ली स्टैंडर्ड पोजीशन में -q एंड +q, स्टैंडर्ड पोजीशन में ऐसे। ठीक है, अब जब इसको स्टैंडर्ड पोजीशन से हम रोटेट करते हैं किसी भी एंगल के लिए, सपोज ये अभी एंगल कितना बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ? 90 एंगल बना रहा है। अब इस 90 एंगल से हमने इसको क्या किया? रोटेट किया। ठीक है, और हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं। तो अब होगा क्या? इसी डेरिवेशन में मैं चेंज करता हूं, सुनो। इस डेरिवेशन में क्या चेंज होगा? ये जो हम वर्क करेंगे 90 डिग्री से जो भी एंगल तक हमको लाना है,
ठीक है, स्टैंडर्ड पोजीशन से जो भी इसकी पोजीशन हम लेकर आएंगे वहां तक लाने में जो हम वर्क करेंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर क्या आ जाएगा π/2 और यहां पर वो एंगल आ जाएगा थीटा। तो अगर आप इसकी डेरिवेशन करोगे तो यहां पर आ जाएगा π/2 और यहां पर आ जाएगा थीटा, और ये कितना हो गया π/2 और ये कितना हो गया थीटा। अब थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। ये मैं क्या बता रहा हूं आपको, पोटेंशियल एनर्जी। तो थीटा रखेंगे यहां पर, तो P माइनस का कॉस थीटा और फिर माइनस, सही किया आपने, साइन थीटा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0। तो यानी कि ये वाली हिस्सा तो 0 ही हो जाएगा, कुल मिला के ये 0 हो जाएगा। हाँ, तो अपना आंसर आ जाएगा माइनस का P कॉस थीटा, और कॉस ही आना चाहिए क्योंकि वर्क कैसी क्वांटिटी है। अच्छा, ये एनर्जी चल रही है अपनी, और एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है। तो स्केलर का सबूत क्या है, कॉस आ गया इसमें, क्या आ गया, कॉस। तो इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, U इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो ये आपकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि क्या होती है, नेगेटिव होती है। अलग अलग सिचुएशन में ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। अगर आप 0 डिग्री रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस पी आ जाएगी। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर 180 रख देंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। तो इस तरह से एंगल चेंज होने पर, क्या चेंज होने पर, एंगल चेंज होने पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्लियर है भाई, ठीक है, ओके। अब इसमें जो दो फैक्ट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टेबल की सिचुएशन होती है और एक अनस्टेबल की सिचुएशन होती है, इसको और समझ लेते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट जरा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटिव, यानी कि डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटिव। देखो, एक होता है थीटा इक्वल टू 0 पर कितना फॉर्मूला आता है, U इक्वल टू माइनस पी, और एक होता है थीटा इक्वल टू 180 पर क्या फॉर्मूला आता है, U इक्वल टू प्लस ई। इन दोनों में एक पोजीशन स्टेबल होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और एक पोजीशन इसकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। यानी कि 180 में ये क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है। अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दोगे तो ये घूम जाएगा, वापस नहीं आएगा। और एक वो वाली पोजीशन होती है जिसमें अगर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे दोबारा से क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वापस। जैसे एक बोतल है, इस बोतल को मैं यहाँ रख दूंगा और इसको मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो गिर भी सकती है, वापस आती है, तो लगाऊंगा तो गिर जाएगी, वापस नहीं आएगी। लेकिन इसको लटका, अच्छा, ये बोतल की कौन सी कंडीशन थी, वर्टिकल। अब इस बोतल को मैंने ऐसे पकड़ लिया, अभी वर्टिकल है, अब डिस्टर्ब किया वापस आया, डिस्टर्ब किया वापस आया, तो ये क्या है, स्टेबल है। और ये वाली पोजीशन में अनस्टेबल है। वैसे ही डाइपोल के साथ होता है, तो याद रखिएगा 180 पर अनस्टेबल होता है और 0 डिग्री पर क्या होता है, स्टेबल होता है। क्लियर हो गई चीजें। इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड तक का जर्नी पूरा कवर कर लिया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें मैं आपको गॉस लॉ और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी कवर करूंगा, और साथ ही उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस भी आपका कवर करूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि क्लास पसंद आई हो सभी बच्चों को तो दिल से लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बताना कमेंट के माध्यम से कि आप किस टॉपिक पर क्लास चाहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।